यस सरकार। सो नेक्स्ट पॉइंट है मॉक टेस्ट पेपर आईसीएआई का जो मई 20 मंथ में इशू किया था। जिनके जुलाई 20 एग्जाम्स है उनके लिए तो रिलेवेंट है ही है, जिनके नवंबर 20 है उसके बाद एग्जाम्स है उनके लिए भी रिलेवेंट है बेटा। ये तो एग्जाम्स एक तरह से टेस्ट सीरीज लिया है आईसीआई ने, तो आपको पैटर्न समझ में आएगा किस तरह से क्वेश्चंस पूछते हैं और किस तरह से उनका सॉल्यूशन देना आपको। तो सर शुरू करते हैं हम किससे, मॉक टेस्ट सीरीज। सरकार अभी मई 20 के लिए एक ही पेपर आया है, तो सर वो आप लोग प्रिंट ले लीजिए या तो आईसीआई वेबसाइट से, या आपके पास अगर नया क्वेश्चनर जो हमारा 20th एडिशन बुक के साथ में जो क्वेश्चनर हमने इशू किया है उसमें भी एंड में हमने मॉक टेस्ट पेपर दिया है। आप चाहे अगर आपके पास वो बुक है तो आप वो भी रेफर कर सकते हो। ओके, तो हम शुरू कर रहे हैं मॉक टेस्ट पेपर। बच्चों ध्यान रखना, जिनके भी एग्जाम्स जुलाई 20 में है या नवंबर 20 में या उसके बाद है, वो सब स्टूडेंट्स ये मॉक टेस्ट पेपर प्लस आरटीपी जो मैंने रिकॉर्ड करके आपको मिल गया होगा आरटीपी भी, तो ये सब आपको देखना है, सबके लिए रिलेवेंट है। सेकंड थिंग, रिवीजन टेस्ट पेपर आरटीपी जो मई 20 का था वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, प्लस जो आरटीपी था नवंबर 19 का वो भी मैं लास्ट अटेम्प्ट के लिए मैंने अपलोड किया था, आप वो भी रेफर करिएगा। क्लियर, बहुत मेजर अमेंडमेंट नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है, तो आप लोग वो लेक्चर भी देखिएगा तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। एवरीथिंग विल बी कवर्ड, माहौल बनेगा। सर आइए मॉक टेस्ट पेपर नंबर 1 सीए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्स। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 1 जो सर केस स्टडी बेस एमसीक्यू है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, मेसर्स एसवी एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड इज अ फार्मास्यूटिकल कंपनी engaged in the manufacture of medicines. It has its head office in Rajasthan, being registered under GST माहौल। ओके सर, इसका हेड ऑफिस कहाँ है बेटा, राजस्थान में है, जो रजिस्टर्ड है जीएसटी में बेटा, माहौल। सर it primarily sells two products in the market which are as under, product A which is taxable at 18%, product B which is taxable at 28%। माहौल दोनों taxable है, कोई दिक्कत नहीं है। From head office it makes sales on the basis of orders received from dealers and its branches। okay, total sales during the month of February is as below। okay, ठीक है साहब। इंटरेस्ट दे रखा है प्रोडक्ट ए का, इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, और प्रोडक्ट बी का भी इंटरेस्ट और इंटरेस्ट सप्लाई दे रखा है बेटा। ओके सरकार, माहौल। द कंपनी ट्रांसफर्ड प्रोडक्ट ए टू इट्स ब्रांच सिचुएटेड मुंबई फॉर रुपीज 10 lakhs। ओके, इनकी ब्रांच जो मुंबई में है उसको इसने राजस्थान से गुड्स ट्रांसफर किया, तो डेफिनेट सी बात है साहब डिस्टिंक्ट पर्सन है, क्योंकि अलग अलग स्टेट में तो डेफिनेट सी बात है अलग रजिस्ट्रेशन लिया ही होगा, और डिस्टिंक्ट पर्सन को आपने गुड सप्लाई किया तो सप्लाई होता है। पर यहाँ पे इसने कंसिडरेशन चार्ज किया कितना, रुपीज़ 10 लाख। तो यहाँ वैल्यूएशन रूल की बात आएगी, रूल नंबर 28। और अगर रेसिपिएंट को फुल आईटीसी मिलता है तो एक्चुअल ट्रांजेक्शन वैल्यू को ही ओपन मार्केट वैल्यू मान लेते बेटा, याद है माहौल। देखते हैं, द ओपन मार्केट वैल्यू आपने 10 लाख रुपये चार्ज किया बेटा। द कंपनी ट्रांसफर प्रोडक्ट ए टू इट्स ब्रांच लोकेटेड इन मुंबई, और सर आपको प्रोडक्ट ए के लिए जब डेटा दिया था इंटरसेट सप्लाई का 50 लाख का बॉक्स में, तो वो है इंक्लूडिंग ब्रांच ट्रांसफर, तो ये अमाउंट ऑलरेडी उसमें इंक्लूड किया हुआ है। ओके, द ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ए वाज नॉट नोन एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, बट the goods of like kind and like quality were sold at rupees 12 lakh। the cost of product A is rupees 8 lakh। further the branch also deals in product A and product B only। बेटा आपका जो ब्रांच है वो भी प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी ही बेचता है, तो जब गुड्स खरीदा मतलब ब्रांच से आया और सेम गुड्स आप बेचोगे तो सर मुंबई ब्रांच को भी जीएसटी लगेगा बेटा। अब सेल पे जीएसटी लगता है तो परचेज में जो भी जीएसटी पे किया उसका फुल आईटीसी मिलता है। और आपको पता है अगर डिस्टिंक्ट पर्सन को फुल आईटीसी मिलता है तो जो आपने एक्चुअल ट्रांजेक्शन वैल्यू बिल पे लिखा है जो 10 लाख है वही हमारे लिए ओपन मार्केट वैल्यू होती है बेटा। क्लियर, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है, कॉस्ट ऑफ लाइक एंड लाइक क्वालिटी से भी मतलब नहीं बेटा। देखते हैं आगे एमसीक्यू में क्या पूछता है बेटा। द कंपनी परचेजेस इट्स रॉ मटेरियल वर्थ रुपीज 60 lakhs taxable at 18% from for product A from a supplier located at Haryana। okay, and imported raw material worth rupees 40 lakh taxable at 28% for product B from USA based vendor। okay, तो सर यूएसए से परचेज किया है, इंपोर्ट किया है 40 लाख का इनपुट जिसपे 28% टैक्स पे किया हुआ है इन्होंने, जो प्रोडक्ट बी में काम आया है, और 60 लाख का आपने रॉ मटेरियल परचेज किया हरियाणा से, इंटरेस्टेड अगेन जिसपे 18% जीएसटी लगता है साहब। ओके ठीक है साहब, ये आपका केस स्टडी खत्म हो गया। इसमें आप देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है। बेस्ड ऑन दी अबव आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके सर, फर्स्ट, what shall be the GST paid by Messrs SV Enterprises Private Limited through electronic कैश लेजर। ओके, इसको कितना जीएसटी पे करना है थ्रू कैश लेजर, ये हमसे पूछा है बेटा। ओके सर, हम एक काम करते, इसकी जो सप्लाई थी उस पर लायबिलिटी कितना था वो देखते और आईटीसी कितना मिला वो देख लेते, नेट पता पड़ जाएगा सर। आइए स्क्रीन पे देखिए बेटा आप लोग, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1
उसका फर्स्ट क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं बच्चों। माहौल जबरदस्त। सर सबसे पहली बात आप देखिए, आप ऐसा कर लीजिए, यहां पे एक टेबल बनाइए आप, ओके सर यहां पे पार्टिकुलर्स, राइटिंग समझ में आ रही है क्या मेरी आपको? माहौल एकदम राइटिंग जबरदस्त वाली मेरी। सर यहाँ पे IGST लाइबिलिटी, यहाँ पे लिखिए CGST एंड SGST रेस्पेक्टिवली। ओके सर, इंटरस्टेट, अब प्रोडक्ट ए की बात हम पहले कर लेते हैं बेटा। प्रोडक्ट ए को इसने इंटरस्टेट सेल किया है 50 लाख का इंक्लूडिंग ब्रांच ट्रांसफर, और ब्रांच ट्रांसफर जो किया है वो मुंबई ब्रांच को किया है, जिसको फुल ITC मिलता है क्योंकि सेम गुड्स आगे बेचता है। तो ऐसे केस में सर जो 10 लाख रुपये इसने वैल्यू लिखा है वही ओपन मार्केट वैल्यू है, वही वैल्यू हम कंसिडर करेंगे, मतलब 50 लाख जो वैल्यू वही एक्चुअल लेना है, कोई एडजस्टमेंट नहीं करना अपने को। तो प्रोडक्ट ए के केस में रेट ऑफ GST इज 18%, रेट ऑफ GST इज 18%, सो 50 लाख सरकार इंटरस्टेट कर रहे हैं हम पहले, 50 लाख मल्टीप्लाई बाय 18%, तो 9 लाख इज द लाइबिलिटी ऑफ IGST। ये सब कैलकुलेशन को रफ में करना है बेटा, क्योंकि एग्जामिनेशन अगर MCQ क्वेश्चन पूछ रहा है, दे डू नॉट नीड एनी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए उनको, कोई वर्किंग नहीं चाहिए उनको आपको। ओके, सो 9 लाख इज द लाइबिलिटी ऑन इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट ए। प्रोडक्ट बी सॉरी प्रोडक्ट ए का अगेन इंट्रास्टेट सेल था 50 लाख का, तो 50 लाख का इंट्रास्टेट सेल के केस में लाइबिलिटी आ जाएगा कितना सर? ये तो हो गया इंटर, अब आ रहा है क्या इंट्रा, लाइबिलिटी आएगी 9% के हिसाब से कितना 4,50,000 एंड 4,50,000 रेस्पेक्टिवली CGST एंड SGST। वेरी गुड। ओके सर ये आपकी लाइबिलिटी होगी साहब। देन ये प्रोडक्ट ए, अब आ रहा है प्रोडक्ट बी। बी की लाइबिलिटी कितनी हुई सर? इंटरस्टेट सप्लाई क्या 50 लाख का, 50 लाख 28% के हिसाब से 50 लाख इंटू 28%, सरकार 14 लाख का लाइबिलिटी IGST का आएगा। एंड इंट्रास्टेट सप्लाई 30 लाख का, 30 लाख इंटू 14% करिए सर आप, 4,20,000, 420 आपका फिगर मिला होगा सर आपको। 420 तो आपके लिए बिल्कुल लकी होता होगा ना बेटा, माहौल है ना, माहौल सर ध्यान देना। ओके, 4,20,000 CGST एंड SGST रेस्पेक्टिवली, दीज आर द लाइबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी। अच्छा अब साहब ए की लाइबिलिटी हो या बी की लाइबिलिटी हो, टोटल लाइबिलिटी कितना है वो देख लेते हैं हम लोग। ये सब रफ वर्किंग करनी है बेटा आपको। टोटल लाइबिलिटी सर इंटरस्टेट के केस में IGST लाइबिलिटी आई थी कितना 23 लाख। ओके अच्छा कोई और इन्फॉर्मेशन तो नहीं है ना सर? ITC का इन्फॉर्मेशन दे रखा है, परचेज पे जो टैक्स पे क्या, बाकी कोई सेल की लाइबिलिटी के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ओके डन सर, 8,70,000 इज द लाइबिलिटी ऑफ CGST, 8,70,000 इज द लाइबिलिटी ऑफ SGST। माहौल सर अब आएगा कहाँ? हम लेके आएंगे इसको ITC वाले पोर्शन को। ITC देखेंगे अगर हम, तो सर लास्ट पैराग्राफ जो दे रखा है इसका, द कंपनी परचेज इट्स रॉ मटेरियल वर्थ रुपीज 60 लाख एट 18% फॉर प्रोडक्ट ए। पहली बात तो देखो, प्रोडक्ट ए के लिए परचेज करो या प्रोडक्ट बी के लिए परचेज करो, आपने अगर आपके सारे आउटपुट टैक्सेबल है तो सर सारी लाइबिलिटी एक साथ, सारा ITC एक साथ, नो 1-to-1 कोरिलेशन इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन। आप तो कुल मिला के देख लीजिए ITC जो है वो किसका है? IGST का ITC है, क्योंकि इंटरस्टेट परचेज क्या हरियाणा से, तो IGST का ITC मिलेगा आपको बेटा 60 लाख इंटू 18% IGST ITC बेटा। ओके 10,80,000, 1080 is the ITC of IGST बेटा। ओके देन इंपोर्टेड रॉ मटेरियल वर्थ रुपीज 40 लाख, टैक्सेबल एट 28% फॉर प्रोडक्ट बी। सर प्रोडक्ट बी के लिए हो या ए के लिए हो, दोनों टैक्सेबल है, सारा ITC लेंगे। 40 लाख पे 28% IGST आपने पे किया होगा, क्योंकि इंपोर्ट ऑफ गुड्स पर कस्टम के साथ में IGST भी लगता है बच्चों। तो 11,20,000 इज द ITC का अमाउंट, अगेन IGST इंपोर्ट ऑफ गुड्स पर। तो सर टोटल ITC हो गया कितना? कलर पिंक ले रहा हूं, चलो पिंक कलर बहुत सारे बच्चों को मजा भी आता है सर। टोटल ITC सर 22 लाख सर है। ओके सर 22 लाख इज द टोटल ITC। अच्छा बच्चों अब देखें लाइबिलिटी कितना है,
23 लाख का लायबिलिटी किसका, आईजीएसटी का। और आपको पता है सबसे पहले आईजीएसटी का आईटीसी, क्योंकि आपको सी और एस का कोई आईटीसी नहीं है, कोई आईटीसी नहीं, कोई ओपनिंग बैलेंस वगैरह नहीं दे रखा इसने। तो सर सिंस सीजीएसटी और एसजीएसटी का कोई आईटीसी आपके पास है ही नहीं, आपके पास आईटीसी 22 लाख का, वो भी किसका, आईजीएसटी का। तो 22 लाख जो आईजीएसटी आईटीसी आपके पास है वो सबसे पहले काम आएगा किसके लिए, आईजीएसटी की लायबिलिटी को पे करने के लिए। तो आईजीएसटी लायबिलिटी कितना बेटा, 23 लाख। तो सर नेट आपको आईजीएसटी पे करना पड़ेगा कितना, 1 लाख। और सीजीएसटी 870 एंड एसजीएसटी 870 आपको पे करना पड़ेगा थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। तो देखिए एमसीक्यू के ऑप्शंस देखिए बेटा आप। तो सर हम आ गए एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट शैल बी द जीएसटी पेड बाय मेसर्स एसवी एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या है, आईजीएसटी 1 लाख, सीजीएसटी और एसजीएसटी 8,70,000 रेस्पेक्टिवली। परफेक्ट। तो हमारा सर फर्स्ट ऑप्शन जो ए ऑप्शन है वही करेक्ट है, माहौल। इसी के साथ फर्स्ट पॉइंट खत्म होता है। अब आइए सर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। इसकी है, सपोज प्रोडक्ट ए इज एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, व्हाट शैल बी द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ एसवी एंटरप्राइजेज। बेटा आपका प्रोडक्ट ए या प्रोडक्ट बी एग्जेम्प्ट हो या टैक्सेबल हो, एग्रीगेट टर्नओवर में तो एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल दोनों काउंट होता है बेटा, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर ध्यान दीजिए बेटा, एग्रीगेट टर्नओवर क्या होगा, तो सर आप तो कुल मिला के टर्नओवर सारा ऐड कर दो। प्रोडक्ट ए का टर्नओवर भले इंट्रा हो या इंटर हो सारा ऐड होगा सर। प्रोडक्ट ए 50 लाख प्लस 50 लाख 1 करोड़, प्रोडक्ट बी 50 लाख प्लस 30 लाख, कितना हो गया बेटा 80। तो 1 करोड़ 80 लाख, 1 करोड़ 80 लाख इज द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ एसवी एंटरप्राइजेज। 1 करोड़ 80 लाख मतलब हमने सारा टर्नओवर ऐड कर दिया, टैक्सेबल हो या एग्जेम्प्ट हो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, प्रोडक्ट ए और बी दोनों मिला के इंटर हो या इंट्रा हो। ओके क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट शैल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट ए ट्रांसफर्ड टू इट्स ब्रांच इन मुंबई। मुंबई ब्रांच को जो ट्रांसफर किया है उसका वैल्यू 10 लाख रहेगा। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, हमने टर्नओवर में भी इंक्लूड कर लिया, हमने वैल्यूएशन भी कर लिया सर सारा ही। ओके और हमने सर क्वेश्चन नंबर 1 में भी कैलकुलेशन किया था कि कितना लायबिलिटी आएगा, तो 10 लाख इज द वैल्यू, क्योंकि एक्चुअल ट्रांजेक्शन वैल्यू को ही ओपन मार्केट वैल्यू मान लेंगे, क्योंकि मुंबई ब्रांच को आपको फुल आईटीसी मिलने वाला है, क्योंकि वो सेम गुड्स में डील करता है, मतलब बेचता है, तो उसको लायबिलिटी आएगी और सेल पर लायबिलिटी आ रही, परचेज पे टैक्स पे किया तो उसका आईटीसी मिलता है, फुल आईटीसी मिलेगा। तो एक्चुअल वैल्यू को ही ओपन मार्केट वैल्यू मान लेते हैं एज पर रूल नंबर 28। तो रूल नंबर 28 के अकॉर्डिंग ए इज द करेक्ट आंसर, 10 लाख इज द वैल्यू। माहौल अरे कोई टफ नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर। आइए क्वेश्चन नंबर 4, सपोज आउट ऑफ इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स अमाउंटिंग टू रुपीज 40 लाख, रॉ मटेरियल अमाउंटिंग टू रुपीज 10 लाख वो सोल्ड टू अनदर लोकल कस्टमर बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। ओके सर आपने क्या किया, गुड्स इंपोर्ट किया और उसको बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन 10 लाख के इनपुट वाले गुड्स को आपने किसी और को बेच दिया। तो सर उस पर आपने सर 10 लाख के इनपुट वाले गुड्स को आपने किसी और को बेच दिया बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, तो आपने तो उसको एक तरह से क्लियर कराया ही नहीं, तो आपने तो उस पर कस्टम पे ही नहीं किया, क्योंकि और आपको उस पर जीएसटी पे भी नहीं करना है। क्यों नहीं पे करना बेटा, क्योंकि सर आपको पता है गुड्स कोई भी इंपोर्ट करते हो और बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन अगर आप किसी को बेच देते हो दैट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, शेड्यूल 3 में कवर है बेटा। तो सर ऐसे केस में सर आपने जो 40 लाख का गुड्स था उसमें तो 10 लाख के बेच दिए बेटा आपने, नेट 30 लाख के गुड्स इंडिया में आया एक तरह से बेटा, क्लियर। तो 30 लाख की गुड्स पे ही आपने 28% जीएसटी पे किया होगा बेटा। अरे सर क्योंकि जो 40 लाख वाला इंपोर्टेड इनपुट था उस पर 28% टैक्स था बेटा, तो एक तरह से 30 लाख का 28% आपने पे किया होगा बेटा, तो आपको उतना ही आईटीसी मिलेगा सर। तो 10 लाख का जो इनपुट आपने किसी को बेच दिया बिफोर क्लियरिंग फॉर होम कंजम्पशन, उसको आपने क्लियर नहीं कराया फॉर होम कंजम्पशन, तो आपने कस्टम पे नहीं किया, आपने जीएसटी भी उस पर पे नहीं किया होगा, तो उसका कोई आईटीसी की बात आती भी नहीं है। सेकंड थिंग उस पर लायबिलिटी भी आपकी नहीं आएगी। तो व्हाट शैल बी द नेट जीएसटी लायबिलिटी इन दिस केस। अच्छा भाई तो कुल मिला के क्या करने का सर, एक काम करो ना, हमने ऑलरेडी ये देखिए, हमने ऑलरेडी आप देखो ध्यान से, हमने क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व किया था, नेट लायबिलिटी हमने निकाली थी बेटा। अब एक काम करो, सिंस हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जब आंसर निकाला था तो 40 लाख का पूरा 28% मैंने लिया था एज आईटीसी, क्लियर। तो एक काम करो, अब अपने को 10 लाख का 10 लाख का 28% 2,80,000 इतना आईटीसी नहीं मिलेगा, क्लियर। तो सर एक काम करो, 22 लाख का टोटल आईटीसी था बेटा अपना, तो 22 लाख का टोटल आईटीसी में से 280 कम कर दो बेटा, तो सर नेट आईटीसी आपके पास आ जाएगा कितना, इंस्टेड ऑफ 22 लाख आपके पास आईटीसी का अमाउंट आ जाएगा बेटा कितना, 19,20,000। अब 19,20,000 आपके पास आईटीसी है, आपका लायबिलिटी आईजीएसटी कितना बेटा 23 लाख, तो सर नेट पेबल आईजीएसटी आएगा 3,80,000, तो 3,80,000 आईजीएसटी पेबल आएगा और 870 सीजीएसटी और एसजीएसटी पेबल आएगा। तो सर आप देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, 380
870 दे रखा है, ऑप्शन 1 ही करेक्ट हो गया बेटा इसका भी। क्लियर? सो ऑप्शन नंबर 1 IGST पे करना पड़ेगा 380, CGST 870 एंड SGST 870। तो सर MCQ क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हो तो यू नीड नोट राइट ऑल द वर्किंग नोट्स, इसलिए आप इस तरह के फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो सो दैट आपका टाइम बचे एग्जाम्स के अंदर बच्चों। माहौल सर आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं हम। इफ द पेमेंट फॉर प्रोडक्ट A was received on 25th of February from one of the customers, okay, goods supplied on 28th of February and invoice was issued on 3rd of March, what shall be the time of supply in this case? बेटा गुड्स के केस में आपको पता है सर एडवांस पेमेंट आता है उससे कोई कंसर्न नहीं होता है, एडवांस के बेस पे टाइम ऑफ सप्लाई नहीं आता है गुड्स के केस में, पर हाँ गुड्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई कब आता है? द डेट जब इनवॉइस आपने इशू कर दिया, और अगर आपने इनवॉइस टाइमली इशू नहीं किया तो द डेट ऑन विच इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड। और सर इनवॉइस कब इशू जाना चाहिए? जहां मूवमेंट ऑफ द गुड्स इन्वॉल्व है, तो वहां पर जब आपने गुड्स रिमूव किया उस टाइम पे ही इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए बेटा। तो जब आपने गुड्स बेचा, आपने गुड्स कब बेचा बेटा कस्टमर को? 28 फरवरी को, 28 फरवरी को, तो उस दिन ही इनवॉइस आपका इशू हो जाना चाहिए था, और आपने इशू किया 3rd मार्च को। तो सर जिस दिन इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था मतलब 28 मार्च, 28 ऑफ फरवरी इज द टाइम ऑफ सप्लाई। तो सर एज पर सेक्शन में 12 सब सेक्शन 2 आपका आंसर आएगा क्या? 28 फरवरी, जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है बेटा। क्लियर? सो इसी के साथ MCQ नंबर 1 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है अब। ओके सर आइए बच्चों अगला पॉइंट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। सुनिएगा ध्यान से। दिवाकर प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन दिल्ली इज एंगेज्ड इन ट्रेडिंग ऑफ सीमेंट एज वेल एज प्रोवाइडिंग सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टीज। ओके, on 2nd of January it received a contract of 1000 kg cement from Pakiza Private Limited registered in Punjab। अच्छा ध्यान से वापस से बेटा, दिल्ली में रजिस्टर्ड है बेटा, ट्रेडिंग इन सीमेंट एज वेल एज प्रोवाइडिंग सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टीज। ओके, 2 जनवरी को इसको कॉन्ट्रैक्ट रिसीव हुआ 1000 kg सीमेंट का फ्रॉम पाकिजा प्राइवेट लिमिटेड विच इज रजिस्टर्ड इन पंजाब। ओके, दिल्ली से पंजाब भेजना साहब। पाकिजा प्राइवेट लिमिटेड डायरेक्टेड दिवाकर टू सेंड द कंसाइनमेंट टू गजब एंड सन्स रजिस्टर्ड इन गुजरात। अच्छा बिल टू शिप टू बेटा। सर पंजाब वाले कस्टमर ने हमको बोल दिया क्या आप डायरेक्ट गुजरात भेज दो माल साहब। ओके, बिल टू क्या है? पंजाब है हमारे लिए। ओके, दिवाकर प्राइवेट लिमिटेड prepared the consignment on 4th of January and dispatched the same on the next day from his warehouse in Gurugram, हरियाणा। डिस्पैच कहाँ से हुआ बेटा? गुरुग्राम से हुआ है बेटा। तो हमारे लिए सप्लायर का लोकेशन गुरुग्राम माना जाएगा। अब गुरुग्राम से कहाँ जा रहा है? गुजरात जा रहा है डायरेक्ट। क्लियर? पर हमारा बिल बनेगा गुरुग्राम से क्योंकि वहां से रिमूवल हो रहा है, और बिल 2 जाएगा पंजाब वाले के पास और शिप 2 होगा गुजरात। तो हमारे लिए बिल 2 है पंजाब, ध्यान रखना बेटा। तो पंजाब प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। आगे देखते बात क्या करते बेटा। द इनवॉइस वॉज ऑल्सो इशूड ऑन 5th of January itself। ओके, सेम डे डिस्पैच हुआ, सेम डे इनवॉइस इशू हो गया। ऑन 7th January इट रिसीव्ड द चेक एंड अकाउंटेंट entered the payment in the books of account on the 7th of January itself. Okay. However, he presented the check in the bank on 14th of January, which credited in the bank account on 15th of January. Okay. In the meanwhile, on 10th of January, the rate of tax on cement was reduced from 28% to 18%. बेटा सर 10 जनवरी को रेट ऑफ टैक्स चेंज हो गया, 28% से 18% हो गया। सीमेंट के केस में गुड्स का केस है बेटा, इसलिए यहाँ कोई इंपैक्ट नहीं आएगा क्योंकि आपने गुड्स सेल भी कर दिया, सप्लाई भी हो गया, इनवॉइस भी इशू हो गया, है ना, और पेमेंट भले ही बाद में क्रेडिट हो बैंक अकाउंट में, कोई कंसर्न नहीं बेटा। तो ऐसे केस में सीमेंट के केस में रेट चेंज हो गया, उससे कंसर्न नहीं आएगा, 28% ही रेट रहेगा। देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या पूछा बेटा। ऑन इंस्पेक्शन ऑफ द गुड्स it was found that there is some discrepancy in some deficiency in the quality of the goods. Okay, quality खराब थी सब कुछ, and therefore the deficient goods were returned to Divakar Private Limited. Divakar Private Limited issued credit note for the same on 20th January। 20 जनवरी को इसने क्रेडिट नोट इशू कर दिया। और आपको पता है क्रेडिट नोट जब इशू होता है तो इट शुड बी लिंक्ड विद द इनवॉइसेस, और ओरिजिनल इनवॉइस में जो रेट ऑफ टैक्स लगा होता है वही क्रेडिट नोट में लिखा जाएगा रेट ऑफ टैक्स, क्योंकि एक तरह से उसी को हम रिवर्स कर रहे हैं बच्चों। Divakar Private Limited let out property and received rent for the month of January from Pakiza Private Limited, okay, on 10th of January. However, as per the contract entered, the payment should have been received by 7th of every month. Okay, I repeat point, वापस पढ़ लेते बेटा। दिवाकर ने क्या किया? प्रॉपर्टी लेट आउट करी एंड रिसीव्ड रेंट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी फ्रॉम पाकिजा ऑन 10 जनवरी। अच्छा, जनवरी का रेंट उसको 10 जनवरी को मिला, जबकि एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट शुड हैव बीन रिसीव्ड ऑन 7th ऑफ एवरी मंथ। जनवरी का पेमेंट है तो 7 जनवरी तक आ जाना चाहिए था। इस तरह का इनका डील है बेटा। देखते हैं हम क्वेश्चन क्या पूछा बेटा। बेस्ड ऑन दी अबव सिनेरियो, दिवाकर प्राइवेट लिमिटेड वांट यू
वॉन्ट्स टू सीक योर एडवाइस ऑन दी फॉलोइंग इशू। हाँ, अपने से एडवाइस लेना है, माहौल सर एडवाइस लेना है, एडवाइस देनी शानदार वाली, आपको ध्यान रखना, क्लियर, भाग नहीं जाए कस्टमर अपने से। सर फर्स्ट क्या है, what will be the time of supply and rate of tax to be charged in respect of 1000 kg of cement? सर 5 जनवरी को इसने क्या किया था, गुड्स डिस्पैच किए थे और 5 जनवरी को इसने बिल इशू कर दिया था बेटा, सेम डे, है ना? यस। अब 7 जनवरी को चेक आया, उसने बैंक में डाला, बाद में क्लियर हुआ, कोई कंसर्न नहीं है, 5 जनवरी ही टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा और 5 जनवरी की रेट ऑफ टैक्स जो 28% था वही लगेगा बेटा, क्लियर। बाद में पेमेंट कब क्रेडिट हुआ उससे कंसर्न नहीं है, क्योंकि सप्लाई भी हो गया और इनवॉइस भी इशू हो गया, तो ऐसे केस में टाइम सप्लाई वही कंसिडर करते हैं। और सर 28%, याद है बसंती जयवीरू सर, तो 5 जनवरी और 28%, ए इज द करेक्ट आंसर। माहौल, व्हाट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई एंड रेट ऑफ टैक्स टू बी चार्ज्ड इफ पेमेंट इज क्रेडिटेड इनटू बैंक अकाउंट ऑन 12th of January itself? सर टाइम ऑफ सप्लाई और रेट ऑफ टैक्स में कोई फर्क नहीं आएगा, भले 12 जनवरी को पेमेंट आए या कभी भी पेमेंट आए, क्योंकि सर सप्लाई भी हो चुका, इनवॉइस भी इशू हो चुका, तो सर बसंती सप्लाई है, इनवॉइस जय है, बसंती के साथ जय है, जय की बात मानी, बात खत्म, पेमेंट का भी ऐसा कंसर्न नहीं है। तो अगेन सेम आंसर रहेगा 5 जनवरी 28%, सो ए इज द करेक्ट आंसर अगेन। अगर ये सर्विसेज होती तो भी सेम आंसर होता बेटा, क्लियर, ध्यान रखना बेटा, क्योंकि सप्लाई भी हो गया और इनवॉइस भी इशू हो गया बिफोर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, तो बात खत्म बेटा। What will be the rate of tax to be charged for the credit note issued in respect of deficient goods? सर हमने बात कर ली, क्रेडिट नोट जो हमेशा इश्यू होता है वो ओरिजिनल इनवॉइस को लिंक करके ही इशू होता है, तो ओरिजिनल इनवॉइस में जो टैक्स चार्ज किया होगा वही टैक्स चार्ज होगा किसमें, क्रेडिट नोट में भी। तो ओरिजिनल इनवॉइस में 28% टैक्स था, तो क्रेडिट नोट में भी कितना आएगा, 28% आएगा बेटा। सो ए इज द अगेन करेक्ट आंसर बेटा। आइए क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन बिटवीन दिवाकर प्राइवेट लिमिटेड एंड पाकिजा प्राइवेट लिमिटेड एंड पाकिजा प्राइवेट लिमिटेड एंड गजब एंड सन्स? ओके, बिल टू शिफ्ट मॉडल था बेटा, आपने हरियाणा से गुड्स से मूव किया था बेटा, है ना? एक बार वापस चेक कर लो बेटा, आपका वेयर हाउस क्या था बेटा, गुरुग्राम हरियाणा, और गुड्स आपने भेजी थी डायरेक्ट गुजरात, पर बिल टू था पंजाब का, तो हमारे लिए हरियाणा से पंजाब, हमारे लिए हरियाणा से पंजाब गुड्स गया है, तो सर बिल टू पंजाब है बेटा, गुड्स भले डिलीवर का हुआ है गुजरात, पर बिल टू जो होता है वही प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ कस्टमर इज द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर द सप्लायर इन केस बिल टू शिफ्ट मॉडल होता है, तो ऐसे केस में पंजाब इज द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर फर्स्ट ट्रांजेक्शन बेटा, क्लियर। एंड सेकंड ट्रांजेक्शन पाकिजा ने जब बेचा होगा गुजरात वाले पर्सन को, तो ऐसे केस में गुजरात इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, क्योंकि मूवमेंट ऑफ द गुड्स और मूवमेंट जहां टर्मिनेट होता है वो प्लेस ऑफ सप्लाई होता है। सेक्शन नंबर 12 सेक्शन नंबर सर 10 ऑफ द IGST एक्ट बेटा, हाँ है ना बेटा? माहौल सर आइए, तो सर फर्स्ट के केस में पंजाब और सेकंड प्लेस ऑफ सप्लाई है गुजरात, तो पंजाब गुजरात जहां लिखा है, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर बेटा। पॉइंट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, दिवाकर प्राइवेट लिमिटेड इज नॉट इशूइंग any invoice in respect of services provided by way of renting of commercial properties. What shall be the last day of issuance of invoice? बेटा ध्यान रखना, renting of immovable property is a continuous supply of service, और जब भी कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस होती है तो आपको पता है इनवॉइस कभी इशू करना पड़ता है, वहां 30 दिन का वक्त नहीं मिलता है। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में 30 दिन का वक्त नहीं मिलता है, तो अगर पेमेंट करने का ड्यू डेट फिक्स होता है एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो इस केस में फिक्स है 7th of the month, तो पेमेंट करने का ड्यू डेट जब फिक्स होता है तो जिस दिन वो ड्यू डेट आता है उस दिन या उससे पहले इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था, तो सर 7th January शुड बी द डेट ऑन विच इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड, द लास्ट डेट फॉर इशूएंस ऑफ इनवॉइस इज 7th of January, सो बी इज द करेक्ट आंसर बेटा, 7th January बेटा, क्लियर। अब इसने एक्चुअली कब पेमेंट रिसीव किया, सर एक्चुअली रिसीव किया 10th January, उससे कंसर्न नहीं है, क्लियर। जो ड्यू डेट होता है पेमेंट का वो दिन ही या उससे पहले आपका इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए, तो लास्ट डेट क्या होगा, 7th January होगा इस केस में। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में 30 दिन का वक्त नहीं मिलता बेटा, क्लियर, डन। सर ये क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हो गया आपका, आई होप इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, आराम से हो गया, माहौल एकदम जबरदस्त। सर केस स्टडी बेस MCQs इस तरह के ही आएंगे, आप परेशान बिल्कुल नहीं हुई, आराम से पढ़ो सर, ओके। और मैंने आपसे पहले भी कहा था क्वेश्चन पूछने का तरीका कुछ भी हो, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ, तो यू विल नेवर गेट डिफीट इन द एग्जाम्स और एनी मोमेंट इन द लाइफ, क्लियर। सो बी कॉन्फिडेंट। माहौल सर क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, ट्रू है साहब? सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट ITI मतलब सर क्या, सर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट याद है क्या सर? ध्यान देना बेटा, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो ITI
सर वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स में आता है बेटा, ये ध्यान देना, ये एग्जाम जीएसटी से। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स टू इंडिविजुअल ट्रेनीज आर एग्जाम फ्रॉम जीएसटी, करेक्ट। सेकंड, services provided by the state government and private service providers by way of transportation of the patient in ambulance are exempt from GST, yes, ambulance service कोई भी दे exempt है साहब। थर्ड, services of renting of shop in a hospital are exempt from GST being healthcare service। अरे दुकान किराए पे देना क्या हेल्थ केयर सर्विस के स्कोप में आता है, भले हॉस्पिटल के अंदर हो या कहीं भी हो, इट इज चार्जेबल टू जीएसटी, ये हेल्थ केयर सर्विस में नहीं आएगा बेटा। तो ये स्टेटमेंट गलत है साहब, फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, फोर्थ देखते हैं। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पुलिस टू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स आर टैक्सेबल, यस सर, मैंने आपको सर्कुलर दे रखा बुक के अंदर बेटा, मेगा एग्जीबिशन जहाँ खत्म होता है गवर्नमेंट सर्विस जहाँ खत्म दिवा दिया मैंने ये पॉइंट, यस दोज आर टैक्सेबल, करेक्ट है। तो स्टेटमेंट नंबर 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट, 1, 2 एंड 4, ओके, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो गया, फर्स्ट में 1, 2 एंड 4 लिखा है सर। माहौल सर कई बार ना एग्जाम्स के अंदर आपसे ये पूछता है विच वन आर नॉट करेक्ट या विच वन आर करेक्ट, तो कई बार क्या कंफ्यूजन होता है कि अपने को क्या लिखना है, आंसर ध्यान रखिएगा बेटा। Where the National Anti-Profiting Authority determines that a registered person has not passed on the benefit of input tax credit to the recipient by way of commensurate reduction in price, the authority may order for reduction in price, yes, imposition of prescribed penalty, बिल्कुल yes, cancellation of registration, yes कर सकता है सर। Which of the above options are correct? All the 3 above options are correct। तो all the 3 above किस में लिखा है बेटा, ऑप्शन में बी में लिखा है, करेक्ट। In which of the following cases compounding of offence is not allowed under section number 138 of the CGST Act? First, compounding कहाँ कहाँ allowed नहीं है? First, a person who has been allowed to compound once in respect of any of the offence specified in clause number A to F of section number 132(1) of the CGST Act. Yes, इनमें compounding allowed नहीं होती बेटा, जिसको एक बार इन sections में इन clauses में एक बार जिसको compounding करते बाद में allowed नहीं होती है, correct है ये भी। Second, a person who has been convicted of an offence under GST law by a court, जो एक बार convict हो चुका है उसको बाद में वापस से compounding अलाउ नहीं होती है, ओके। थर्ड, a person who has been accused of committing an offence under GST law which is also an offence under any other law for the timing in force, yes, इसमें भी compounding नहीं होती है। मतलब सर तीनों केस सही है, तो डी बोलता है कि all the cases covered in A, B and C above, yes, तो डी इज द करेक्ट आंसर बेटा। माहौल डन, एक मार्क मिल गया आपको। क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर थोड़ा सा डिस्प्यूटेड बेटा, थोड़ा डिस्प्यूटेड मैटर बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर डेस्ट्रॉयड गुड्स अंडर सेक्शन नंबर 23 ऑफ द कस्टम्स एक्ट 1962? सर आपको पता है अगर बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन अगर कोई गुड्स डेस्ट्रॉय हो जाता है बिफोर रिमूवल फॉर होम कंजम्पशन विदाउट एनी मिस्टेक और नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ इंपोर्टर और हिज एजेंट, तो ऐसे केस में कोई कस्टम पे करने की जरूरत नहीं, रेमिशन मिल जाएगा और कस्टम पे कर दिया तो उसका रिफंड मिल जाएगा बेटा आपको, हाँ है ना, ओके पढ़िए सर। Which of the following statement is correct for destroyed goods under section number 23 of the Customs Act? It is only applicable in case of total loss of goods even if the same can be recovered. नहीं सर, it should not be recoverable बेटा, clear? तो statement number 1A is incorrect. The importer is not required to pay duty on such goods. सही है, पर बेटा आंसर थोड़ा डिस्प्यूटेड दे रखा है, आप इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, मेरे ओपिनियन में करेक्ट करना चाहिए आपको बेटा। बी जो लिखा है, the importer is not required to pay duty on such goods and even if it is paid then it should be remitted, it will be remitted, ये आंसर है, पर ये भी करेक्ट है बेटा, ध्यान रखिएगा इसका आंसर डिस्प्यूटेड है। सी बोलता है क्या, the provisions are also applicable even if goods are destroyed after warehousing, yes, before clearance for home consumption अगर destroy होता है even if it is warehoused in the custom bonded warehouse तो भी रेमिशन मिलता है साहब, तो ये भी करेक्ट है सर। डी बोलता था the importer need not prove loss to the proper officer, सर अगेन सर ये क्या है बेटा, द इंपोर्टर नीड नॉट प्रूव द लॉस टू द प्रॉपर ऑफिसर लॉस तो प्रूव करना पड़ेगा बेटा अपने को, क्लियर? तो सर ऐसे केस में इस क्वेश्चन में पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द डेस्ट्रॉयड गुड्स, अब करेक्ट कौन सा है, मेरी ओपिनियन में बी और सी दोनों क्या है, करेक्ट आंसर होना चाहिए बेटा, क्लियर? पर आंसर आईसीए ने जो दिया है वो सी दिया है, अगेन इट्स अ डिस्प्यूटेड मैटर, पर मेरी ओपिनियन में बी और सी बोथ शुड बी द करेक्ट आंसर बेटा, ओके। आइए पॉइंट नंबर 7, क्या बोलता है बेटा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इंपोर्टर कैन क्लेम पिलफ्रेज एंड चूज नॉट टू पे ड्यूटी अंडर सेक्शन नंबर 13 ऑफ द कस्टम्स एक्ट? ओके सर सेक्शन 13 बोलता है पिलफ्रेज, और पिलफ्रेज अगर प्रूव हो गया तो कस्टम पे करने की जरूरत नहीं है, ओके। गुड्स पिलफर्ड वाइल ऑन, अच्छा पिलफ्रेज की बात कब आती है, व्हेन गुड्स आर अनलोडेड एंड गुड्स आर इन द कस्टडी ऑफ कस्टोडियन, तो उसको बोलते हैं पिलफर्ड गुड्स बेटा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इंपोर्टर कैन क्लेम पिलफ्रेज,
एंड चूज नॉट टू पे ड्यूटी अंडर सेक्शन नंबर 13। सेक्शन 13 पिल्फरेज कभी मानते हैं जब कस्टोडियन के पास होता है गुड्स। तो गुड्स पिल्फर्ड वाइल ऑन हाई सीज, सर इसके लिए सेक्शन 13 अप्लाई नहीं होता है। आप 23 का बेनिफिट ले सकते हो बेटा, सेक्शन 23 रेमिशन ड्यूटी का बेनिफिट ले सकते हो। तो फर्स्ट गलत है सर। गुड्स पिल्फर्ड बिफोर अनलोडिंग, नहीं गलत। सर थर्ड है क्या, गुड्स पिल्फर्ड आफ्टर अनलोडिंग बट बिफोर ऑर्डर फॉर होम कंजम्पशन गिवन बाय प्रॉपर ऑफिसर, यस। गुड्स क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन, नहीं सर। तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो ओनली 3 दे रखा है आपको, आंसर नंबर डी ने, ऑप्शन नंबर डी ने, डी इज द करेक्ट आंसर बेटा। In which of the following cases can an importer claim abatement of duty under section number 22 of the Customs Act? Okay, सर अबेटमेंट कहाँ मिलता है, अगर गुड्स डैमेज हो गई तो बेटा। अच्छा बच्चों याद ध्यान रखना, एमटीपी के अंदर जब ओरिजिनल एमटीपी आईसीआई ने इशू किया था मई 20 सीरीज के लिए, उसमें एक वर्ड गलत लिख दिया था उन्होंने बेटा, जिसको अभी जो आप आईसीआई की वेबसाइट पर चेक करेंगे तो उन्होंने वर्ड करेक्ट कर लिया है। आप भी अपनी जो बुक है, अगर आपके पास मेरी वाली बुक है जो 20th एडिशन के साथ क्वेश्चन आ रहा है, उसमें करेक्ट कर दो वर्ड को। ऑप्शन नंबर 4 के अंदर एक करेक्शन है, गुड्स डेटोरेटेड लिखा है, उसको डैमेज्ड वर्ड कर दीजिए। डेटोरेटेड काट के डैमेज कर दो, क्योंकि आपको पता है डेटोरेशन के केस में अबेटमेंट नहीं मिलता बेटा, डैमेज के केस में मिलता है। तो ये टाइपिंग एरर हो गया था, जिसको आईसीआई ने करेक्ट भी कर लिया बेटा। अभी आईसीआई की वेबसाइट पे आप मॉक टेस्ट पेपर देखेंगे मई 20 का, तो इसमें डैमेज्ड वर्ड ही मिलेगा बेटा आपको। ओके, तो सर सेक्शन नंबर 22 में अबेटमेंट किन किन केस में मिलेगा, हमारा पॉइंट नंबर 1 बोलता है क्या, गुड्स पिल्फर्ड ड्यूरिंग अनलोडिंग, बेटा पिल्फर केस में अबेटमेंट नहीं। गुड्स डैमेज्ड बाय एक्सीडेंट ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ द इंपोर्टर, बेटा ध्यान रखना इट शुड बी विदाउट नेग्लिजेंस ऑफ द इंपोर्टर और हिज एजेंट, तो सेकंड पॉइंट भी गलत है बेटा। गुड्स डेस्ट्रॉयड बाय एक्सीडेंट, डेस्ट्रॉय के केस में सर रेमिशन मिलता है 23 का, अबेटमेंट नहीं। फोर्थ, गुड्स डैमेज्ड बाय एक्सीडेंट नॉट ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ द इंपोर्टर आफ्टर अनलोडिंग बट बिफोर एग्जामिनेशन फॉर असेसमेंट बाय कस्टम अथॉरिटी, सो पॉइंट नंबर 4 ओनली 4 इज द करेक्ट आंसर बेटा, हाँ है ना। सो ओनली 4 है ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन ए इज करेक्ट बेटा। माहौल सर आइए क्वेश्चन नंबर 9, इलेक्ट्रिक शेविंग मशीन इज क्लासिफाइबल अंडर फॉलोइंग। ओके, हेडिंग नंबर 8510 शेवर्स एंड हेयर क्लिपर्स विथ सेल्फ कंटेन्ड इलेक्ट्रिक मोटर्स। ओके, सेकेंड हेडिंग है 8509 इलेक्ट्रोमैकेनिकल डोमेस्टिक अप्लायंसेज विथ सेल्फ कंटेन्ड इलेक्ट्रिक मोटर बेटा। ओके, अब इलेक्ट्रिक शेविंग मशीन किस में क्लासिफाई होगा, सर एज पर रूल ऑफ क्लासिफिकेशन इलेक्ट्रिक शेविंग मशीन शुड बी क्लासिफाइबल अंडर, आपको पता है बेटा वेन एवर एनी गुड्स आर क्लासिफाइबल अंडर मोर देन वन हेडिंग देन स्पेसिफिक हेडिंग शेल ऑलवेज प्रिवेल ओवर जनरल हेडिंग। अब ऐसे केस में देखिए बेटा आप, सर 8510 जो दिया हुआ है वो शेवर्स और हेयर क्लिपर्स, ये स्पेसिफिकली शेवर्स के लिए दिया है बेटा, और 8509 जो है वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल डोमेस्टिक अप्लायंस, इसमें बहुत सारे, ये जनरल हेडिंग हो गया बेटा, क्योंकि कोई भी डोमेस्टिक अप्लायंस 8509 में आ सकता है, पर 8510 इज स्पेसिफिकली फॉर शेविंग मशीन। तो सर ऐसे केस में 8510 में क्लासिफाई होगा, क्योंकि स्पेसिफिक हेडिंग शेल ऑलवेज प्रिवेल ओवर जनरल हेडिंग एज पर रूल नंबर 3 सब रूल नंबर ए ऑफ द रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन बेटा। माहौल सर, सो 8510 ए इज द करेक्ट आंसर बेटा, माहौल डन। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सारे खत्म हो गए बेटा। आइए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। सर आइए क्वेश्चन नंबर 1, अच्छा ध्यान रखिएगा एग्जाम्स में जब क्वेश्चन अटेंड आप करते हो, देखिए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 70 मार्क के हैं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन 30 मार्क के हो गए। अब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा है, देखो ऊपर हेडिंग पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ द रिमेनिंग 5 क्वेश्चन। बेटा आपको हमेशा इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ने चाहिए, सो दैट कहीं गलती ना हो जाए आपसे। पता पड़ा लोगों से 4-5 क्वेश्चन नहीं हो रहे, आप 6 के 6 क्वेश्चन करके आ गए। सर आपको रिमेनिंग 5 में से 4 ही करना है, पर क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी। ओके देखते हैं। मेसर्स XYZ registered supplier supplies the following goods and services for construction of building and complexes. Excavator for required period at per hour rate। शायद फर्स्ट लाइन पढ़ते ही आपको याद आ गया होगा, सेम क्वेश्चन बुक में दे रखा है बेटा, एब्सोल्युटली सेम क्वेश्चन, हाँ है ना। और सेम क्वेश्चन के बेस में मैंने दूसरा क्वेश्चन बनाया हुआ सर आपको, तो 2 क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हो, आगे रिपीट करके कॉपी किया है सर एमसीक्यू में, एमटीपी में। सर देखते हैं, सेम क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं सर, पढ़ लो फिर भी सर, हम चाहते हैं कि इसको सोल्व कर ले बेटा। एक्सकेवेटर्स फॉर रिक्वायर्ड पीरियड एट पर आवर रेट, मैन पावर फॉर ऑपरेशन ऑफ द एक्सकेवेटर एट अ पर डे रेट, सोइल टेस्टिंग एंड सिस्मिक इवेल्युएशन एट अ पर सैंपल रेट। ओके, कोई रिलेवेंस नहीं आएगा इसका बेटा, आगे देखना। द एक्सकेवेटर्स आर इनवेरिएबली हायर्ड आउट अलॉन्ग विद द ऑपरेटर बेटा। सिमिलरली एक्सकेवेटर ऑपरेटर आर ऑल्सो आर सप्लाइड ओनली व्हेन द एक्सकेवेटर इज हायर्ड आउट बेटा। ओके, मतलब सर कंपोजिट सप्लाई बेटा, एक्सकेवेटर आप अगर देते हो हायरिंग पे तो अलॉन्ग विथ
ऑपरेटर ही जाएगा बेटा। क्लियर, मतलब बिना ऑपरेटर के आप एक्सकेवेटर नहीं देते हो। और ऑपरेटर को भी आपने तभी अलाउ किया है सर काम करने के लिए जब एक्सकेवेटर भी पर्सन हायर पे लिया है। मतलब जो भी इनके लिए अमाउंट चार्ज किया होगा ये हमेशा कंपोजिट सप्लाई में आएगा। अगर अमाउंट सेपरेट भी दे रखा है, दोनों को क्लब करना है। और इसमें एसेंशियल एलिमेंट क्या है, ऑपरेटर को भेजना नहीं। ऑब्वियस बात है, एक्सकेवेटर हायरिंग आउट इज प्रिंसिपल एलिमेंट बेटा, तो इसमें क्लासिफाई होगा बेटा। ओके, मेसर्स XYZ रिसीव्स द फॉलोइंग सर्विसेज: एनुअल मेंटेनेंस सर्विसेज फॉर एक्सकेवेटर, हेल्थ इंश्योरेंस फॉर ऑपरेटर ऑफ द एक्सकेवेटर। हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम का क्रेडिट तभी मिलेगा जब किसी लॉ ने ऑब्लिगेटरी किया बेटा आपके लिए। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन, कोई इन्फॉर्मेशन दिया किया। साइंटिफिक एंड टेक्निकल कंसल्टेंसी फॉर सॉइल टेस्टिंग एंड सिस्मिक इवेल्युएशन। ओके, फॉर अ गिवन मंथ, अब मेन बात तो यहां से शुरू हो रही है सर। फॉर अ गिवन मंथ द रिसीट्स एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी ऑफ मेसर्स XYZ आर एज फॉलोज। ओके, हायर चार्जेस फॉर एक्सकेवेटर दे रखा है 18 लाख रुपये। सर्विस चार्जेस फॉर सप्लाई ऑफ मैन पावर फॉर ऑपरेशन ऑफ एक्सकेवेटर दे रखा है ₹20,000। बच्चों आपको पता है ऑपरेटर ऑफ एक्सकेवेटर, एक्सकेवेटर के साथ ही सप्लाई होंगे, कंपोजिट सप्लाई है। अब दोनों का अलग से चार्ज भले लिखा है इसने, फिर भी पूरा कंपोजिट सप्लाई मानेंगे और प्रिंसिपल एलिमेंट हो जाएगा कौन सा, हायर चार्जेस फॉर एक्सकेवेटर। और आपको पता है ऑपरेटर को अलग से कभी भी इन्होंने सर सप्लाई नहीं किया है, इन्होंने डायरेक्ट हायर, जब एक्सकेवेटर हायरिंग पे जाता तभी ऑपरेटर जाता है बेटा। क्लियर, तो पूरा 18,20,000 इज द वैल्यू सप्लाई फॉर हायर चार्जेस ऑफ एक्सकेवेटर बेटा। देन सर्विस चार्जेस फॉर सॉइल टेस्टिंग एंड सिस्मिक इवैल्यूएशन एट 3 sites ₹2,50,000। ओके, द जीएसटी पेड ड्यूरिंग द सेड मंथ ऑन सर्विसेज रिसीव्ड बाय मेसर्स XYZ इज एज फॉलोज। इसने परचेज पे जीएसटी इतना पे किया। ओके, अपने देखना है कंप्यूट द नेट जीएसटी पेबल बाय मेसर्स XYZ फॉर द गिवन मंथ, अज्यूम जीएसटी रेट टू बी एज अंडर। हायरिंग आउट ऑफ एक्सकेवेटर रेट है कितना, 12%। सप्लाई ऑफ मेन पावर सर्विस एंड सोइल टेस्टिंग एंड सिस्मिक इवैल्यूएशन सर्विस है 18%। अच्छा, सप्लाई ऑफ मेन पावर सर्विस तो रिलेवेंट ही नहीं क्योंकि वो कंपोजिट सप्लाई में क्लब हो गया है हायरिंग ऑफ एक्सकेवेटर के अंदर बेटा। ओके, तो सर रेट ऑफ टैक्स दे रखा है, तो एक काम करते हैं, पहले हम लायबिलिटी निकालते हैं बेटा। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व। सर हम बात कर रहे हैं लायबिलिटी की पहले। तो एक्सकेवेटर जो आपने हायरिंग पे दिया है, सर एक्सकेवेटर जो आपने हायरिंग पे दिया है उस पर लायबिलिटी कितना आएगी बेटा, हमने देखा था रेवेन्यू उसका कितना है 18 लाख, प्लस जो चार्जेस है ऑपरेटर के 20,000 वो भी ऐड हो जाएगा बेटा। तो 18,20,000 इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर एक्सकेवेटर हायरिंग। रेट ऑफ टैक्स ऑन एक्सकेवेटर हायरिंग इज 12%। ओके सर, तो एक काम करते हैं 18,20,000 मल्टीप्लाई बाय 12%, तो सर 2,18,400 is the liability on excavator hiring beta. Okay, service charges for soil testing and seismic evaluation at 3 sites is ₹2,50,000. Okay, 2,50,000 is the service charges for soil testing. So 250 is the value. Rate of tax on the services is 18%. तो 2,50,000 into 18% बेटा होता है कितना, 45,000. ओके, सो 45,000 ऐड करेंगे 218,400, टोटल लायबिलिटी आ गई कितनी बेटा, 263,400 इज योर टोटल लायबिलिटी। ये आपकी टोटल लायबिलिटी आ गई बेटा। ओके, अब आईटीसी देख लेते बेटा। द जीएसटी पेड ड्यूरिंग द सेड मंथ ऑन द सर्विसेज रिसीव्ड बाय मेसर्स XYZ इज अंडर। एनुअल मेंटेनेंस फॉर एक्सकेवेटर 1 लाख रुपये, ये जीएसटी पेड बेटा डायरेक्ट, तो 1 लाख आईटीसी मिलेगा। एलिजिबल आईटीसी कहीं ब्लॉक क्रेडिट में कवर नहीं, कोई दिक्कत नहीं बेटा। सेकंड, मैं रफ कैलकुलेशन कर रहा हूं, आपको फेयरली करना है, इसको ध्यान रखिएगा। हेल्थ इंश्योरेंस फॉर एक्सकेवेटर ऑपरेटर 11,000, पर बेटा क्वेश्चन आगे देख लेना, एक बार इसको पेंडिंग रखते हैं, देख लेंगे। अगर आगे क्वेश्चन ने दिया होगा कि हेल्थ इंश्योरेंस इज ऑब्लिगेटरी बाय लॉ तो क्रेडिट मिलेगा, नहीं तो क्रेडिट नहीं मिलेगा बेटा। अभी हम क्रेडिट नहीं ले रहे, देखते आगे कहीं लिखा गया कुछ। साइंटिफिक एंड टेक्निकल कंसल्टेंसी फॉर सोइल टेस्टिंग एंड सिस्मिक इवैल्यूएशन ₹1 लाख, यस इसका भी आईटीसी मिलेगा साहब, कोई दिक्कत नहीं मालिक। बस compute the net GST payable by Messrs XYZ for the given month, assume the GST rate to be as under, नोट दिया लास्ट में, ओपनिंग बैलेंस ऑफ ITC ऑफ GST इज नील, कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं बेटा। और सर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हेल्थ इंश्योरेंस के रिगार्डिंग, मतलब वो ब्लॉक क्रेडिट में कवर है और आपको ITC नहीं मिलेगा, मतलब टोटल ITC होगा कितना कितना बेटा, 2 लाख का। अब सर 263,400 आपकी लायबिलिटी है, 2 लाख का ITC है, तो नेट पेबल कितना आएगा सर 63,400 इज द आंसर बेटा। ओके बच्चों, क्लियर, डन। सर 14 मार्क में दिया है एमटीपी ने, सर बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई टफ नहीं था, बट यस वर्किंग नोट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। आइए माहौल, सर
क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए। अब ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर आगे लास्ट तक ये जितने भी क्वेश्चन है उनमें से 5 में से आपको 4 क्वेश्चन करने बेटा, पर हम यहाँ तो ऑब्वियसली बात है 5 सॉल्व करेंगे सर। PQR कंपनी लिमिटेड, a registered supplier of Bengaluru, Karnataka, is a manufacturer of goods. Okay, कर्नाटका का बेटा ये, कभी गए हो कर्नाटका बेटा? बेंगलोर शानदार जगह है बेटा, मैं भी नहीं गया हूँ। ओके सर, द कंपनी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू GST पेड ऑन इनपुट सप्लाईज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल। ओके सर, आपने जो इनपुट सप्लाई पे GST पे किया उसका इन्फॉर्मेशन दे रखा है बेटा। एक बार हम क्वेश्चन के एंड में देख लेते हैं बेटा कि आखिर जिंदगी में हमसे चाहता क्या है ये, सो दैट क्वेश्चन पूरा पढ़े फिर सॉल्यूशन शुरू करें। हम एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन चाहता क्या हमसे। बॉक्स के बाद अदर इन्फॉर्मेशन दे रखी, ठीक है साहब। सर लास्ट में लिखा है कंप्यूट द अमाउंट ऑफ नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल विथ द नेसेसरी एक्सप्लेनेशन फॉर योर कंक्लूजन फॉर ईच आइटम। ईच पॉइंट है ना बेटा, आइटम क्या है, पागल से बात कर रहा है। यू मे अज्यूम दैट ऑल द अदर कंडीशंस नेसेसरी फॉर अवेलिंग द एलिजिबल ITC हैव बीन फुलफिल। ठीक है साहब, आप अज्यूम कर सकते हो कि हमने जो भी परचेज किया वो एलिजिबल ITC एलिजिबल सप्लाई के लिए परचेज किया और सारी कंडीशन हमने फुलफिल करी है सर। ओके, मतलब कुल मिला के देखना किसका ITC मिलना है किसका ITC नहीं मिलना है। क्वेश्चन नंबर 2A। ओके बेटा, चलो एक एक पॉइंट सोल्व करते हैं हम। फर्स्ट, ओके फर्स्ट, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय कंपनी इन द लाइफ ऑन सॉरी इन द लाइफ क्या ऑन द लाइफ ऑफ फैक्ट्री एम्प्लॉइज एज पर द पॉलिसी ऑफ द कंपनी। बेटा लाइफ इंश्योरेंस बेटा, और फैक्ट्री के एम्प्लॉइज का अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस कराया तो क्रेडिट नहीं मिलता है, एक्सेप्ट अगर किसी लॉ ने ऑब्लिगेटरी किया तो एक बार के लिए मैं क्रेडिट नहीं ले रहा हूं बेटा। आगे अगर कुछ पॉइंट लिखा होगा कि लॉ ने ऑब्लिगेटरी किया तो हम देख लेंगे, उस टाइम क्रेडिट रिवाइज कर लेंगे इसका, अभी तो नहीं ले रहे बेटा हम एक बार के लिए। रॉ मटेरियल्स परचेज्ड फॉर विच इनवॉइस इज मिसिंग बट डिलीवरी चालान इज अवेलेबल। क्या इनवॉइस नहीं है तो भी क्रेडिट मिल जाएगा? नहीं, क्योंकि आपने सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन 2 उसका क्लोज ए फर्स्ट कंडीशन बोलती है क्या, डेबिट नोट और टैक्स इनवॉइस और एनी द प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट जिसके बेस पे आपने टैक्स पे किया वो डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए बेटा, क्रेडिट नहीं मिलेगा। थर्ड, रॉ मटेरियल्स परचेज्ड विच आर यूज्ड फॉर जीरो रेटेड आउटवर्ड सप्लाई। और आपको पता है जीरो रेटेड आउटवर्ड सप्लाई जो एक्सपोर्ट होता है और सप्लाई टू SEZ होता है बेटा, उसके लिए कोई भी इनपुट या कैपिटल गुड्स या इनपुट सर्विस काम होता है उसका ITC आपको मिलता है। ऑल्दो आपका आउटवर्ड सप्लाई एग्जम्प्ट हो टैक्स वालों कोई फर्क नहीं पड़ता, ITC मिलेगा साहब। तो 50,000 का ITC मिल जाएगा बच्चा। फोर्थ, वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर सर्विस यूज्ड फॉर रिपेयर ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग विच इज डेबिटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द कंपनी। यस, ITC मिलेगा बेटा, ध्यान रखना। रिपेयरिंग इज ऑल्सो कवर्ड इन द स्कोप ऑफ द डेफिनेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, पर रिपेयरिंग कंस्ट्रक्शन के स्कोप में तभी आएगा इफ इट इज कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और सर कैपिटलाइज करते हो तो कंस्ट्रक्शन के स्कोप में आता है, और कंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन में अगर आता है तो वो सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 5 क्लोज नंबर C और D में कवर होगा ब्लॉक क्रेडिट में। पर सिंस आपने बिल्डिंग का फैक्ट्री बिल्डिंग का रिपेयरिंग कराया तो सर ऐसे केस में वो रिपेयरिंग को अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया है, मतलब आपका वो रेवेन्यू नेचर का खर्चा है, तो यस उस खर्चे पे जो GST पे किया उसका ITC मिलता है। ऑल्दो यूज्ड फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी बेटा, मिलता है क्रेडिट बेटा, इसका मिल जाएगा। ओके, याद आया पॉइंट बेटा, ब्लॉक क्रेडिट सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 5। माहौल क्वेश्चन में साफ लिखा है इट इज डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द कंपनी, मतलब रेवेन्यू नेचर का खर्चा है, ये कैपिटलाइज नहीं किया बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। कैपिटलाइज करते हो तो कंस्ट्रक्शन डेफिनेशन जाएगा रिपेयर्स, और रिपेयर्स कंस्ट्रक्शन डेफिनेशन जाएगा तो ITC नहीं मिलता, अदरवाइज ITC मिलता है बेटा, तो यहाँ पे ITC मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 5, कंपनी परचेज द कैपिटल गुड्स फॉर ₹4 lakhs एंड क्लेम्ड डेप्रिसिएशन ऑफ ₹44,800 एट द रेट ऑफ 10% ऑन द फुल अमाउंट ऑफ ₹4,48,000 अंडर इनकम टैक्स एक्ट। और आपको पता है 48,000 इसने GST पे किया बेटा, 4 लाख की मशीन 48,000 GST, 4,48,000 टोटल प्राइस, और आपने GST पोर्शन का भी अगर डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया तो आपको ITC नहीं मिलेगा। सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन 3 में लिखा है कि कैपिटल गुड्स का क्रेडिट आपको तभी मिलेगा जब आपने कैपिटल गुड्स पर GST पोर्शन का डेप्रिसिएशन नहीं लिया, और इसने GST पोर्शन का भी डेप्रिसिएशन नहीं लिया, नो ITC विल बी अलाउड। ओके माहौल सर, सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन 3 में लिखा था बेटा। ओके बस, ओके अदर इंफॉर्मेशन इन द मंथ ऑफ सितंबर ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। ओके अभी बात चल रही है कौन सा मंथ की, अप्रैल मंथ की बात चल रही है बेटा। अभी है जहां क्वेश्चन शुरू हुआ फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा है अप्रैल मंथ।
अभी अप्रैल मंथ की बात चल रही है. अदर इन्फॉर्मेशन, इन दिस मंथ ऑफ सेप्टेम्बर ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, PQR Company Limited availed input tax credit of rupees 2,40,000 on purchase of raw material which was directly sent to the job workers premises under a चालान on 25th of September. बेटा ओके, हमने क्या किया था लास्ट ईयर सितंबर में, कुछ गुड्स परचेज किया था जिसपे हमने 2,40,000 इनपुट का ITC लिया था और हमने डायरेक्टली जॉब वर्कर के गुड्स भिजवा देते सर. ठीक है साहब. द सेड रॉ मटेरियल हैज नॉट बीन रिसीव्ड फ्रॉम द जॉब वर्कर अप टू 30th अप्रैल ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर. अब तक रिसीव नहीं हुआ है, कोई बात नहीं सर. आपको पता है अगर आपने कोई भी गुड्स जॉब वर्कर के यहाँ भेजा है या डायरेक्टली जॉब वर्कर के यहाँ भिजवा दिया है तो ऐसे क्या इसमें आप ITC ले सकते हो बेटा. और अगर आपने डायरेक्टली जॉब वर्कर के गुड्स भिजवाया है तो जब उसको रिसीव हुआ उस दिन हम ITC ले लेंगे. पर कंडीशन क्या है, जिस दिन उसको रिसीव हुआ वहां से 1 साल के अंदर हमको रिसीव हो जाना चाहिए वापस से, प्रोसेस होने के बाद, या सेम गुड्स हमको आ जाना चाहिए बेटा 1 साल के अंदर. पर अभी तो ये सर आपने कब भेजा था बेटा 25 सितंबर को, अभी तो 30 अप्रैल हुई है, अप्रैल मंथ चल रहा है बेटा. सर अभी तक 1 ईयर एक्सपायर नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो स्टिल देयर इज टाइम लेफ्ट, उसमें आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं. अगर नहीं आएगा तो जब 1 साल एक्सपायर होगा तब ITC रिवर्स करना, अभी ITC रिवर्स नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं है. और सर पॉइंट नंबर 2 बोलता है ऑल दी अबव इनपुट सप्लाईज एक्सेप्ट पॉइंट नंबर 2 अबव हैव बीन यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ टैक्सेबल गुड्स. ओके, हमने टैक्सेबल गुड्स के लिए यूज़ किया बेटा, कोई दिक्कत ही नहीं साहब. अरे हाँ है ना, क्लियर. तो सर कोई लोड नहीं सर, पॉइंट नंबर 2 में जो लिखा है उसका हमने ITC वैसे भी नहीं लिया बेटा. क्लियर, पक्का, डन, खत्म क्वेश्चन. ये लो साहब 80,000 इज द आंसर. कई बार बेटा मैं इस तरह के 9 मार्क्स के क्वेश्चन जब देखता हूँ तो सर मेरे को तो डर लगता है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा, पर आपने जब देखा हो तो सर माहौल हो गया सर. खत्म क्वेश्चन नंबर 2AB. आइए पॉइंट नंबर B. बहुत सारे लोग तो दुआ कर रहे हैं सर काश ये ऐसा कैसा सेम क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन ही एग्जाम में आ जाए, माहौल हो जाए. सर जबरदस्त आएंगे, इससे भी इजी क्वेश्चन आएंगे. आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, आपको हर क्वेश्चन इजी लगेगा, मेरी गारंटी सर आपसे. आइए, a material was imported by air at a CIF price of $5,000. Freight paid was $1,500 and insurance cost was $500. The banker realized the payment from importer at the exchange rate of 71 per dollar, जिससे कोई मतलब नहीं है. CBIC की रेट ऑफ एक्सचेंज जो नोटिफाई करी, द एक्सचेंज रेट 70 पर डॉलर दे रखा है बेटा. फाइंड द वैल्यू ऑफ मटेरियल फॉर द पर्पस ऑफ लिविंग कस्टमर. 5 मार्क का क्वेश्चन, कस्टमर का माहौल. सर क्वेश्चन नंबर 2 का B हम कर रहे हैं, जल्दी से हो जाएगा. आपको पता है बेटा CIF दे रखा है, और आपको पता है बेटा, आपको पता है क्या, बाय एयर जब भी ट्रांसपोर्ट होता है, बाय एयर जब भी ट्रांसपोर्ट होता है तो मैक्सिमम फ्रेट विच कैन बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट इज 20% ऑफ FOB. और सर हमको पहले FOB निकालना पड़ेगा, सिंस क्वेश्चन ने CIF दे रखा है, FOB नहीं दिया, तो पहले FOB कैलकुलेट करेंगे. कैसे करेंगे बेटा, इसमें से एक्चुअल फ्रेट जो दे रखा है $1,500 वो लेस कर देंगे, एक्चुअल इंश्योरेंस दे रखा कितना $500 वो लेस कर देंगे, रिमेनिंग कितना बच गया $3,000 बेटा. तो $3,000 इज योर FOB. अब FOB में हम वापस से कैलकुलेट करेंगे क्या, फ्रेट, लोडिंग, अनलोडिंग एंड, चलो राइटिंग अच्छी लिख लेता हूँ बेटा मैं, फ्रेट, लोडिंग, अनलोडिंग एंड लैंडिंग चार्जेस टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन. मैक्सिमम कितना हो सकता है एयर के केस में 20% ऑफ FOB. FOB है $3,000, इसका 20% होगा कितना $600. तो 600 और 1,500 विच एवर इज लोअर, सो $600 ही इंक्लूड करेंगे वैल्यू ऑफ गुड्स के अंदर. एंड इंश्योरेंस अगर एक्चुअल दे रखा है तो इंश्योरेंस जो एक्चुअल दिया है वही हम लेते हैं, जो दिया है कितना बेटा $500, ये सब हम ले लेंगे. कितना हो गया बेटा 4,100 इज योर CIF, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा असेसेबल वैल्यू. सो $4100 इज योर आंसर. फाइंड द वैल्यू ऑफ मटेरियल फॉर द पर्पस ऑफ लिविंग कस्टमर. दिस इज द आंसर. खत्म. 5 मार्क का क्वेश्चन बेटा. वर्किंग नोट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर, ध्यान रखना बेटा एग्जाम्स के लिए. ओके अच्छा एक और बात, हाँ सर एक और बात ध्यान रखना जल्दबाजी के केस में. रेट ऑफ एक्सचेंज दे रखा है बेटा, सर एक्सचेंज रेट दे रखा है, वी नीड टू कन्वर्ट द करेंसी इनटू INR. एक्सचेंज रेट CBIC वाला, और CBIC का रेट ऑफ एक्सचेंज कितना बेटा ₹70 पर डॉलर. तो सर 4,100 इंटू 70 2,87,000 is your answer. Value in INR for the purpose of charging custom duty. Clear? Done. माहौल क्लियर, डन. आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं बेटा. तो आ गए सर हमारे आंसर्स आ रहे हैं बेटा.
सर आइए क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। आरएसटी इनकॉर्पोरेशन, a corn chips manufacturing company based in USA, intends to launch its products in India. ओके, कॉर्न्स खाया आपने, स्वीट कॉर्न्स वगैरह बेटा, तो उनकी चिप्स बनाई इसने बेटा। क्लियर। ये क्वेश्चन भी इतने मजेदार बनाते बेटा, क्रिस्पी, की भूख लग जाए आप लोग एग्जाम देते देते बेटा। माहौल, सर बहुत सारे लोग सोच रहे हैं सर एग्जाम दिन, एग्जाम हॉल में तो सर ना भूख की आदत है ना प्यास की आदत है, दिमाग खराब हो जाता है हमारा। आप सर पढ़ाने में दिमाग लगाओ, इधर उधर की बातें मत करो। ओके, तो सर पढ़ाता हूँ मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 का पॉइंट नंबर ए। क्वेश्चन नंबर ए, आरएसटी इनकॉर्पोरेशन, कॉर्न चिप्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी based in USA, intends to launch its products in India. However, the company wishes to know the taste and sensibilities of Indians before launching its products in India. Yes, very good. तो सर इंडियन टेस्ट क्या है वो देखने के लिए इन्होंने सर अप्रोच किया। फॉर दिस पर्पज आरएसटी इनकॉर्पोरेशन हैज अप्रोच्ड एबीसी कंसल्टेंट्स मुंबई to carry out a survey in India to enable it to make changes if any in its products to suit the Indian taste बेटा। इंडियन टेस्ट नॉर्मली स्पाइसी होता है बेटा, यूएसए ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता है। कारण पता है आपको बेटा? क्लियर। सर थोड़ा सोचना, बाद में समझ में आएगा। यहाँ पानी यूज़ करते हैं, वहाँ पेपर यूज़ करते हैं। ओके सर, जल्दी ज़्यादा मत सोचना इस पर। सर ओके, सर्वे करने के लिए अपॉइंट किया आपको बेटा। द सर्वे इज टू बी सोनली बेस्ड ऑन दी oral replies of surveys. They will not be provided any sample by the RST incorporation to test. कोई physical goods नहीं बेटा, केवल oral ही सर्वे होगा सब। ABC consultants will be paid in convertible foreign exchange for the assignment. Okay, convertible foreign exchange मिलेगा अपने को। With reference to the provisions of the GST law, determine the place of supply of services. Also explain whether the said supply will amount to export of service. सबसे पहली बात, place of supply क्या होगा सर? जब सप्लाई और सर्विस और रेसिपिएंट ऑफ सर्विस दोनों में से 1% इंडिया का 1% आउट ऑफ इंडिया सेक्शन नंबर 13 ऑफ आईजीएसटी एक्ट रेफर करेंगे। और सर सिंस यहाँ पे फिजिकल गुड्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 3 में कवर नहीं है। तो आप पहले देख लीजिए बेटा, सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 3 से लेकर सबसेक्शन 13 में कहीं कवर तो नहीं बेटा ये। तो सर स्पेसिफिक प्रोविजन अगर दे रखा है तो उसमें कवर होगा, और स्पेसिफिक कवर नहीं है तो सबसेक्शन 2 में कवर होगा। और सर स्पेसिफिक प्रोविजन सबसेक्शन 3 किसके रिगार्डिंग है? जहाँ फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द गुड्स चाहिए या फिजिकल प्रेजेंस ऑफ पर्सन चाहिए टू सप्लाई द सर्विसेज। सबसेक्शन 3 में कवर नहीं बेटा, क्योंकि फिजिकल प्रेजेंस नहीं चाहिए, केवल सर्वे करना है ओरल बेटा इसमें। सबसेक्शन 4 रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी है, सबसेक्शन 5 रिलेटिंग टू इवेंट है, सबसेक्शन 6 जब मोर देन वन टेरिटरी में हो रहा होता है इंक्लूडिंग वन इंडिया उसके लिए बात कही है, सबसेक्शन 7 मोर देन वन स्टेट या मोर देन वन यूनियन टेरिटरी में हुआ है तो उसके लिए क्या करेंगे बात कही है। 7 सर सबसेक्शन नंबर 8 बोलता है क्या, 3 सर्विसेज केस में हमेशा सप्लायर का लोकेशन प्लेस सप्लाई होता है। एक तो हो गया क्या बैंकिंग कंपनीज वगैरह की सर्विसेज, 2 इट्स अकाउंट होल्डर। सेकंड सर इंटरमीडिएट सर्विसेज, इंटरमीडिएट सर्विस ये है नहीं बेटा, कोई एजेंट नहीं बेटा, ये तो सर्वे कर रहा है केवल ये। देन हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स, वो इसमें कवर नहीं होता बेटा, ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। क्लियर। देन ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए आता है, देन ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर का, देन ऑन बोर्ड सर्विसेज आ जाता है बेटा, देन OIDAR सर्विस आ जाएगा बच्चों। अरे हाँ है ना, क्लियर। एंड सर फिर गवर्नमेंट को पावर दिया कि वो चाहे तो नोटिफाई कर सकता है कि सर यहाँ पे प्लेस सप्लाई ये रहेगा टू अवॉइड द डिस्प्यूट वगैरह, या टू अवॉइड द डबल टैक्सेशन, या टू अवॉइड द सर नॉन टैक्सेशन, ऐसे उसमें भी कवर नहीं बिठाइए। कुल मिला के सर सेक्शन नंबर 13 के सबसेक्शन 3 से लेकर 13 में कहीं कवर नहीं है तो सबसेक्शन 2 लगेगा। 2 बोलता है रेसिपिएंट का लोकेशन। और सर आरएसटी इनकॉर्पोरेशन अ कॉर्न चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बेस्ड इन यूएसए, जब आपको पता है उसका लोकेशन यूएसए है तो रेसिपिएंट का लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई बेटा। क्लियर। तो सप्लायर है मुंबई महाराष्ट्र का, कंसल्टेंट एबीसी कंसल्टेंट इंडिया हिंदुस्तान का, सप्लायर इंडिया का, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गया आउटसाइड इंडिया। तो पहली बात तो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा यूएसए आउटसाइड इंडिया बेटा। क्लियर। लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट। ओके, अभी एक्सपोर्ट में कवर है या नहीं है सर? सप्लायर इंडिया का है, रेसिपिएंट आउट ऑफ इंडिया का है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी आउटसाइड इंडिया है, पेमेंट कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में आ रहा है, और दोनों सेम पर्सन की अलग अलग ब्रांच या अलग अलग एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। सिंस ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की सारी कंडीशन पूरी करता है इसलिए ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगा, और यस एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का इसको बेनिफिट मिल जाएगा। भारत माता की जय। माहौल 5 मार्क कवर। चिकू भैया, विराट कोहली। पॉइंट नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी, चिकू ट्रेडर्स इज अ रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ प्लास्टिक गुड्स। ओके, on 10th April, Chiku Traders received an order from Nilu Traders for supply of a consignment. Nilu कौन है मेरे को नहीं पता बेटा। सर Chiku Traders received an order from Nilu Traders for supply of a consignment of plastic goods. Chiku Traders gets the consignment ready by
15th of April, okay. The invoice for the consignment was issued issued the next day 16th of April, okay. 16th अप्रैल को इसने इनवॉइस इशू कर दिया था बेटा, कंसर्न रेडी किया था 15th अप्रैल को. नीलू ट्रेडर कलेक्ट द कंसाइनमेंट फ्रॉम द गोडाउन ऑफ चीकू ट्रेडर्स ऑन 25th अप्रैल. अच्छा, रिमूवल कब हुआ बेटा? 25 अप्रैल. तो 25 अप्रैल या उससे पहले बिल इशू होना चाहिए था बेटा, और बिल इशू कर दिया कब इसने? 16th अप्रैल. कोई दिक्कत नहीं. माहौल एंड हैंड्स ओवर द चेक टुवर्ड्स पेमेंट ऑन द सेम डेट. चेक दे दिया सब हाथ में अपने को. द सेट पेमेंट इज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ चीकू ट्रेडर्स ऑन 26th of April एंड द अमाउंट इज क्रेडिट इन देयर बैंक अकाउंट ऑन 27th अप्रैल बेटा. ओके, तो सर चेक जब आया तब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री कर दी आपने. तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री जब करी वो दिन या एक्चुअल क्रेडिट इन योर बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर, मतलब 26 अप्रैल हो जाएगा डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट. डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस क्या बेटा? डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस 16th of April, जब इसने इनवॉइस इशू किया था बेटा. हाँ है ना? ओके. Determine the time of supply of plastic goods supplied by Chiku traders to Nilu traders as per the provisions of the GST law. ओहो खत्म सर, केवल टाइम ऑफ सप्लाई निकलना है. गुड्स का केस है बेटा, सेक्शन में 12 सबसेक्शन 2 बोलता है क्या? गुड्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? द डेट ऑन विच इनवॉइस इज इश्यूड. और अगर इनवॉइस टाइमली इशू नहीं किया तो द डेट ऑन विच इनवॉइस शुड हैव बीन इश्यूड. क्लियर? तो सर इनवॉइस कंसाइनमेंट रेडी कब किया? उससे कंसर्न नहीं है. रिमूव कब किया बेटा? 25 अप्रैल को. तो 25 अप्रैल या उससे पहले बिल इशू हो गया क्या? हाँ हो गया है. 16th अप्रैल को बिल इशू हो गया है. तो सर 16th अप्रैल ही क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई. पेमेंट कब आया उससे कंसर्न नहीं है. ऑर्डर कब आया कंसर्न नहीं है. सर कंसाइनमेंट कब रेडी किया उससे कंसर्न नहीं है. डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस अगर टाइमली इशू कर दिया तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस ही टाइम ऑफ सप्लाई होता है. सो 16th अप्रैल ही टाइम ऑफ सप्लाई हो गया. भारत माता की जय. पॉइंट खत्म होता है. अब डन. क्वेश्चन नंबर सी. अरे मजा माहौल. ड्रीम एंड डिजायर इंडस्ट्रीज. वाह, सपने भी है और इच्छा भी है. ड्रीम एंड डिजायर इंडस्ट्रीज हैज चैलेंज्ड द imposition ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी retrospectively from the date prior to the date of imposition of anti dumping duty on the grounds that it is unconstitutional. Explain whether it would succeed in its contention. बेटा आपको पता है एंटी डंपिंग ड्यूटी अगर गवर्नमेंट को लगता है कि सर डोमेस्टिक मार्केट में जिस तरह से आप इंपोर्ट कर रहे हो वो नॉर्मल प्राइस से भी कम में इंपोर्ट कर रहे हो बेटा, डम्प्ड प्राइस में इंपोर्ट कर रहे हो, तो एंटी डंपिंग गवर्नमेंट चार्ज कर सकता है. प्लस गवर्नमेंट को पावर है कि गवर्नमेंट चाहे तो रेट्रोस्पेक्टिवली भी एंटी डंपिंग ड्यूटी चार्ज कर सकता है. बट दिस रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कैन नॉट बी बियॉन्ड 90 डेज. तो एटलीस्ट 90 डेज के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी रेट्रोस्पेक्टिव चार्ज हो सकती है बेटा. तो कंटेंशन ऑफ द इंपोर्टर इज रॉन्ग बिकॉज इट्स द पावर ऑफ द लॉ कि दे कैन चार्ज दिस ड्यूटी रेट्रोस्पेक्टिवली एंटी डंपिंग ड्यूटी बेटा. क्यों? क्योंकि सर गवर्नमेंट को अगर लगता है कि देयर वाज एन हिस्ट्री ऑफ डंपिंग इन दिस केस जिसकी वजह से डोमेस्टिक मार्केट हैम्पर हुआ था, एंड सर आपका इंपोर्टर जिसने इंपोर्ट किया गुड्स वो अवेयर है कि डम्प प्राइस पे गुड्स आ रही है, तो ऐसे विच विल कोज डोमेस्टिक इंडस्ट्री एन इंजरी टू द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, तो ऐसे केस में एंटी डंपिंग चार्ज हो सकता है. सेकंड जो इसने रीजन दिया है वो दिया है द इंजरी इज कोज्ड बाय मैसिव डंपिंग ऑफ एन आर्टिकल इंपोर्टेड इन अ रिलेटिवली शॉर्ट टाइम which in the light of the timing and the volume of the imported article dumped and other circumstances is likely to be seriously undermine the remedial effect of anti-dumping duty liable to be levied. तो गवर्नमेंट को ये पावर दिया हुआ है कि इस तरह की सिचुएशन जब आपको मिलती है तो आप एंटी डंपिंग ड्यूटी चार्ज कर सकते हो, वो भी रेट्रोस्पेक्टिवली बट नॉट बियॉन्ड 90 डेज बेटा. सो सर असेसिस कंटेंशन की वो एंटी डंपिंग ड्यूटी गवर्नमेंट चार्ज नहीं कर सकता रेट्रोस्पेक्टिवली इज रॉन्ग. क्लियर? और गवर्नमेंट कैन चार्ज इट रेट्रोस्पेक्टिवली बट नॉट बियॉन्ड 90 डेज बेटा. डन. आइए क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए. राजेश डायनेमिक्स. माहौल सर नाम सुनते ही याद आ रहा होगा, क्वेश्चन ऑलरेडी कवर है बेटा. ये राजेश डायनेमिक्स हैविंग इट्स हेड ऑफिस इन चेन्नई तमिलनाडु कैरीज ऑन द फॉलोइंग एक्टिविटीज विथ रेस्पेक्टिव टर्नओवर्स इन अ फाइनेंशियल ईयर. ओके ओके, फिगर्स वगैरह देख के सर आप पहले देखिए कि अपने को करना क्या आखिर. बेस्ड ऑन द अबव फैक्ट्स, फर्स्ट है डिटरमाइन द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ राजेश डायनेमिक्स. सेकंड बोलता है स्पेसिफाई ऑल कंडीशंस दैट फुलफिल द रिक्वायरमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर CGST एक्ट इन द गिवन सर्कमस्टेंसेस. ओके ठीक है साहब, रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग पॉइंट है कुल मिला के. ओके सर एग्रीगेट टर्नओवर क्या है और कंडीशंस आपको स्पेसिफाई करनी दैट फुलफिल रिक्वायरमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर CGST एक्ट. ओके सर एग्रीगेट टर्नओवर निकालते पहले हम बेटा आ रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. पॉइंट नंबर ए, सप्लाई ऑफ पेट्रोल एट चेन्नई तमिलनाडु. बेटा भाइयों आपको पता है एग्रीगेट टर्नओवर देखते वक्त रजिस्ट्रेशन एग्रीगेट टर्नओवर देखते वक्त
भले ही टैक्सेबल सप्लाई हो, नॉन टैक्सेबल सप्लाई हो, एग्जिम सप्लाई हो, इंटरस्टेट सप्लाई हो, इंट्रास्टेट सप्लाई हो, कोई भी हो, सब कुछ ऐड करेंगे। पेट्रोलियम है, कुछ भी है, ऐड होगा एग्रीगेट टर्नओवर के लिए बेटा। ओके, देखिए बच्चों, तो फर्स्ट है क्या, सप्लाई ऑफ पेट्रोल एट चेन्नई तमिलनाडु 18 लाख इंक्लूड करेंगे साहब। सेकंड, वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेबल ऑन रिवर्स बेसिस, ये तो आपका इनवर्ट सप्लाई है बेटा, आपका आउटपुट सप्लाई तो है नहीं, क्लियर, ये आपका टर्नओवर नहीं है तो इंक्लूड करने की बात नहीं आएगी। थर्ड, सप्लाई ऑफ ट्रांसफॉर्मर ऑयल एट चेन्नई तमिलनाडु बेटा। ओके, आप भी चेन्नई में हो, चेन्नई से चेन्नई सप्लाई किया आपने बेटा, 2 लाख रुपये टर्नओवर में ऐड हो जाएगा बेटा। थर्ड, वैल्यू ऑफ ब्रांच ट्रांसफर फ्रॉम चेन्नई तमिलनाडु टू बेंगलुरु कर्नाटका माहौल विदाउट पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। और आपको पता है क्या, तमिलनाडु से अगर कर्नाटका आपने ब्रांच ट्रांसफर किया है तो सर अगर दूसरे स्टेट में आपकी ब्रांच है तो डेफिनेट सी बात है वहां आपका रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। और सर इंटरस्टेट सप्लाई हो गया बेटा ये, क्योंकि आपको पता है डिस्टिंक्ट पर्सन को अगर आप सप्लाई करते हो तो सर इफ इट इज इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यस ब्रांच ट्रांसफर है गुड्स का बेटा, इट इज इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो अगर आपने डिस्टिंक्ट पर्सन को कोई भी गुड सप्लाई किया ऑल दो विदाउट कंसिडरेशन, फिर भी सप्लाई के स्कोप में आएगा, और सप्लाई के स्कोप में अगर आएगा तो सर ये टर्नओवर के स्कोप में आएगा, और सर पूरी वैल्यू आएगी कितने की, 1,50,000। और वैसे भी इंटरस्टेट सप्लाई हो गया तो सर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है बेटा इस केस में, पर फिर भी हम बात करते हैं एग्रीगेट टर्नओवर निकालना अपने को तो पहले अभी। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एट मणिपुर ब्रांच, ओ हो, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एट मणिपुर ब्रांच 11,50,000 बेटा। मणिपुर, मिजोरम, सर याद आ रहा है क्या, 4 स्टेट्स कौन कौन से, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये 4 स्टेट ऐसे हैं जहां एग्रीगेट टर्नओवर का लिमिट केवल 10 लाख ही है बेटा। इसका मणिपुर ब्रांच का टर्नओवर था कितना, 11,50,000। ओके, देखते हैं नीचे एक बॉक्स के नीचे क्या लिखा है। इट आर्ग्यूज दैट इट डज नॉट हैव टैक्सेबल टर्नओवर क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ रुपीज 40 लाख इधर एट चेन्नई तमिलनाडु और बेंगलुरु कर्नाटका और एट मणिपुर ब्रांच। ओहो, it believes that the determination of aggregate turnover is not required for the purpose of obtaining registration but is required for determining composition levy। अरे भाई किसने कह दिया, एग्रीगेट टर्नओवर तो आपको देखना ही पड़ेगा फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन, क्योंकि सेक्शन नंबर 22 सबसेक्शन 1 बोलता है क्या, अगर किसी भी पर्सन का एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख क्रॉस होता है तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। पर सर ये 4 स्टेट मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, ये 4 स्टेट में एग्रीगेट टर्नओवर इज ओनली 10 लाख सर। और हाँ ध्यान देना बेटा, अगर आप एक्सक्लूसिवली गुड्स सप्लाई करते हो विद इन द सेम स्टेट, इंट्रा स्टेट ही है, हाँ है ना, एक्सक्लूसिवली गुड्स, तो और आप सेक्शन में 24 के लिए कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं हो, तो ऐसे केस में आपका रजिस्ट्रेशन लिमिट 40 लाख इंक्रीज कर दिया गया है विद इन द सेम स्टेट अगर है तो। पर सर अगेन मणिपुर में अगर आपकी ब्रांच है तो सर उसके लिए 40 लाख का बेनिफिट आपको नहीं मिलता है, तो एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट ओनली 10 लाख ही देखा जाएगा बेटा। तो आपकी एक भी ब्रांच मणिपुर वगैरह में नहीं होनी चाहिए बेटा, तो आपके लिए 40 लाख का कोई बेनिफिट नहीं है, सिंस आपका ब्रांच कहाँ है बेटा, मणिपुर में भी, इसलिए बेटा। ओके, तो सर पहली बात तो 40 लाख का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। सेकंड बात, आपके लिए एग्रीगेट टर्नओवर जो रजिस्ट्रेशन के लिए देखेंगे वो 10 लाख देखेंगे। पर हाँ आपको क्वेश्चन ने क्या पूछा बेटा, डिटरमाइन द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ राजेश डायनामिक्स। तो एग्रीगेट टर्नओवर कितना बेटा, इनको ऐड कर लीजिए बेटा। तो 1150 और 150 ऐड करेंगे तो सर 13 लाख और 20 लाख, 33 लाख इसका एग्रीगेट टर्नओवर हो गया साहब। एग्रीगेट टर्नओवर कितना है, 33 लाख। सेकंड बात, क्या ये एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट गुड्स ही सप्लाई कर रहा है, देखो पेट्रोल सप्लाई कर रहा है, फिर ट्रांसफॉर्म ऑयल सप्लाई कर रहा है, ट्रांसफॉर्म ऑयल तो टैक्सेबल गुड्स है बेटा, एंड सर लास्ट मणिपुर से सप्लाई कर रहा है वो भी क्या है, टैक्सेबल गुड्स है, और ब्रांच ट्रांसफर किया वो भी कहीं लिखा नहीं तो हम टैक्सेबल गुड्स मानेंगे बेटा। तो सर पहली बात तो ये इसको एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट जो मिलेगा वो 10 लाख ही मिलेगा। दूसरी बात ये, इसने इंटरस्टेट ब्रांच ट्रांसफर किया है, मतलब इंटरस्टेट सप्लाई कर दिया तो 10 लाख का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के स्कोप में आ जाएगा ये, क्लियर। तो सर इसको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा बेटा, हाँ है ना, और इसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा उन सब स्टेट में जहां से ये टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है। अब टैक्सेबल सप्लाई कहां से कर रहा है बेटा, चेन्नई तमिलनाडु में पेट्रोल बेचा इसने, फिर चेन्नई ब्रांच से इसने ट्रांसफर ऑयल भी तो सप्लाई किया बेटा, तो टैक्सेबल गुड्स तो हो ही गया बेटा। तो इसको चेन्नई में भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, बेंगलुरु में भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, मतलब कर्नाटका में, एंड मणिपुर ब्रांच का भी रजिस्ट्रेशन इसको कराना पड़ेगा। ऑल दीज 3 ब्रांचेस आर लायबल टू बी रजिस्टर्ड बेटा, क्लियर, डन। आइए बच्चों, बी क्वेश्चन क्या बोलता है बेटा, बी क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 4 का बी पोर्शन, सर बी पोर्शन आइए बेटा, वाई लिमिटेड provides the following details for the month of September for computation of refund claim under rule number 89 sub rule number 4 of the CGST rules. Compute the eligible claim under the said rule assuming that other conditions are fulfilled. Okay, सेम क्वेश्चन वैसे बुक में दे रखा है, पर फिर भी मानता हूँ कि आपने क्वेश्चन अभी आपको याद नहीं, हम तो नया क्वेश्चन ही कर रहे हैं फ्रेश. ओके, ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी. बेटा पहली बात ध्यान रखना, जब आप आईटीसी क्लेम रिफंड क्लेम की बात करते हो तो जो रिलेवेंट पीरियड, जिस पीरियड में आप रिफंड क्लेम कर रहे हो, उस पीरियड में जितना आपने आईटीसी लिया होता है हम केवल उसी को कंसिडर करते हैं. आई रिपीट, जिस पीरियड में आप, जिस पीरियड का आप रिफंड क्लेम कर रहे हो उस पीरियड में जितना आपने आईटीसी अवेल किया उसी को हम कैलकुलेशन का पार्ट बनाएंगे. जो ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी है, आई रिपीट, ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी से कोई रिलेवेंस नहीं है रिफंड के केस में, इसलिए सर ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी कंसिडर नहीं करेंगे. यह है क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट. सेकेंड पॉइंट दे रखा है, आईटीसी अवेल्ड ड्यूरिंग द पीरियड which includes the claim for refund made of rupees 5 lakh eligible under rule number 89 sub rule number 4A और rule number 89 sub rule number 4B of the CGST rules. सर 25 लाख का आईटीसी था, उसमें से 5 लाख का आप रिफंड ऑलरेडी सब रूल नंबर 4A और सब रूल नंबर 4B में कर चुके हो, तो आपको पता है कि सब रूल नंबर 4A और 4B जो डीम्ड एक्सपोर्ट वगैरह के केस कवर है इसमें बेटा, या एडवांस ऑथराइजेशन वगैरह कवर है उसके अंदर, तो सर वहां अगर आप रिफंड ले चुके हो तो यहाँ पे नेट आईटीसी कैलकुलेट करते वक्त वो अमाउंट हम रिड्यूस कर देंगे. तो सर 25 लाख जो आईटीसी का अमाउंट है उसमें से लेस कर देंगे कितना, 5 लाख रुपये. ओके, तो नेट आईटीसी हो गया अभी के लिए 20 लाख. आगे देखते कुछ और लिखा है क्या. ठीक है सर, आईटीसी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो 20 लाख इज योर नेट आईटीसी बेटा, जिसका प्रोपोर्शन आपको रिफंड मिलेगा. माहौल एकदम जबरदस्त. सर zero rated supply of goods made during the period without payment of tax under bond or LUT. Zero rated supply of goods made during the period without payment of tax under bond or LUT, which includes supply of goods of rupees 1 crore for which refund is already claimed under rule number 89 sub rule number 4A और sub rule number 4B of the CGST rules. तो 6 करोड़ का टोटल टर्नओवर बेटा आपका. जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स कितना है बेटा, 6 CR. तो सर 6 करोड़ का आपका टर्नओवर है जीरो रेटेड सप्लाई का, है ना, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स. पर इसमें से 1 करोड़ वो वाला टर्नओवर है जिसमें आप सब रूल नंबर 4A और 4B का रिफंड क्लेम कर चुके हो, तो इसको क्या करेंगे, जीरो रेटेड सप्लाई से रिड्यूस कर देंगे बेटा, क्योंकि वो जब टर्नओवर का रिफंड ले चुके हो तो हम यहाँ अकाउंट वापस नहीं करेंगे. तो 5 CR क्या हो गया बेटा, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स का टर्नओवर हो गया बेटा आपका. ओके, देन दे रखा है क्या, सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स, तो 3 करोड़ अदर टर्नओवर बेटा आपका खत्म. तो सर क्या होगा सर, रिफंड लेना है आपको, प्रोपोर्शनल रिफंड मिलेगा, तो जीरो रेटेड सप्लाई का टर्नओवर कितना है बेटा, 5 CR डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर. और ध्यान रखिए आपको बेटा, टोटल टर्नओवर में भी ये टर्नओवर कौन सा, जिसका आप सब रूल नंबर 4A और 4B में रिफंड क्लेम कर चुके हो, वो टर्नओवर आपके टोटल टर्नओवर में भी इंक्लूड नहीं होता है. इसलिए सर जो एडजस्टेड टोटल टर्नओवर है वो आएगा कितना, डायरेक्टली ये 5 CR प्लस 3 CR ऐड कर दो, कितना हो गया 8 CR मल्टीप्लाई बाय नेट आईटीसी. नेट आईटीसी कितना बेटा, 20 लाख रुपये बेटा. तो सर 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 8, तो सर आ गया आंसर कितना, 12,50,000 इज द अमाउंट विच इज रिफंडेबल अंडर रूल नंबर 89 सब रूल नंबर 4. क्लियर, डन. सर भारत माता की जय. सर बच्चे कई बार रिफंड के केस में कॉन्फिडेंस लूज करते हैं, जबकि बहुत इजी होता है बेटा कैलकुलेशन. माहौल डन. आइए क्वेश्चन नंबर 4 का सी देखते हैं हम बेटा. मेसर्स प्योर एनर्जी लिमिटेड इज रजिस्टर्ड इन is engaged in oil exploration and has imported software containing seismic data. The importer is entitled to exemption from custom duty subject to the condition that an essentiality certificate is granted by the Director General of Hydrocarbons is produced at the time of importation goods. Okay, इसने क्या किया बेटा, सर ये ऑयल एक्सप्लोरेशन में एंगेज है बेटा, इसने एक सॉफ्टवेयर जिसमें सिस्मिक डेटा है वो इंपोर्ट किया बेटा, पर उस पर कस्टम का एग्जिबिशन आपको तभी मिलेगा अगर आपने एसेंशियलिटी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस किया है कस्टम डिपार्टमेंट को एट द टाइम ऑफ इंपोर्टेशन. और ये सर्टिफिकेट आपको देता है कौन, डायरेक्टर जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. दो द इंपोर्टर अप्लाइड फॉर सर्टिफिकेट विद इन द स्टैट्यूटरी टाइम लिमिट
प्रिस्क्राइब्ड फॉर द सेम, ओके, उसने टाइमली अप्लाई कर दिया था, बट द सर्टिफिकेट वाज नॉट मेड अवेलेबल टू द इंपोर्टर विद इन अ रीजनेबल टाइम बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन। बेटा सर डिपार्टमेंट ने आपको, मतलब कौन सा डिपार्टमेंट बेटा, डायरेक्टर जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन ने आपको रीजनेबल टाइम में सर्टिफिकेट नहीं दिया। द कस्टम डिपार्टमेंट रिजेक्टेड द इंपोर्टर्स क्लेम फॉर एग्जामिशन, एग्जामिन ब्रीफली वेदर डिपार्टमेंट्स कंडीशन इज सस्टेनेबल इन द लॉ और नॉट। तो सर बताता हूँ बेटा, मैं एक जजमेंट आया बेटा सुप्रीम कोर्ट का, टूलो इंडिया ऑपरेशंस लिमिटेड। अब टूलो इंडिया ऑपरेशन लिमिटेड के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर किसी भी एग्जामिशन को कंडीशनल एग्जामिशन लगाया हुआ है कि ये कंडीशन पूरी करोगे तो ही आपको एग्जामिशन मिलेगा, पर वो कंडीशन डिपेंड करता है गवर्नमेंट के किसी सर्टिफिकेट पे या किसी स्टैट्यूटरी बॉडी के सर्टिफिकेट पे या किसी कंप्लायंस पे, और आपने रीजनेबल टाइम के थ्रू टाइम में वो एप्लीकेशन लगा दी थी, पर अगर डिपार्टमेंट ने या उस गवर्नमेंट रेस्पेक्टिव स्टैट्यूटरी बॉडी ने आपको टाइमली सर्टिफिकेट नहीं दिया तो ऐसे केस में ये एसएससी का डिफॉल्ट नहीं है। इसलिए सर जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि ऐसे केस में एसएससी शुड नॉट बी डिनाइड ऑफ द बेनिफिट ऑफ एग्जामिशन, मतलब एसएससी को एग्जामिशन बेनिफिट देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एसएससी की कोई गलती नहीं है। सर डिपार्टमेंट कौन सा, डायरेक्टर जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन, उसने लेट किया सर्टिफिकेट देने में, इसमें एसएससी की कोई गलती नहीं है, उसने रीजनेबल टाइम में अप्लाई कर दिया था बेटा। अब सर उस डिपार्टमेंट ने उसको सर्टिफिकेट नहीं दिया, इसमें एसएससी की क्या गलती, इसलिए उसको एग्जामिशन मिल जाएगा। एंड यस, भले उसने ये कंडीशन पूरी नहीं करी कि एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना है, फिर भी उसको ये बेनिफिट मिल जाएगा और एग्जामिशन मिलेगा बेटा। क्लियर, डन, ये आपका क्वेश्चन खत्म होता है। अब आइए सरकार क्वेश्चन नंबर 5। सर ध्यान रखिए बेटा, अगर ध्यान रखिए बेटा, कस्टम्स लॉ के अंदर जो केस लॉज दे रखे हैं आपके बुक के अंदर, अगर उसके केस लॉ के नाम आपको याद नहीं है तो कोई चिंता वाली बात नहीं, मैक्सिमम 1 मार्क करता है बेटा। क्लियर, और जीएसटी के केस लॉज अब तक आपके कोर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि वो लॉ सेटल नहीं हुआ अब तक बेटा, दोस कैन बी चैलेंज्ड सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो बेटा, इसलिए जीएसटी के केस लॉ अभी एग्जाम्स के लिए रिलेवेंट है नहीं, कस्टम के जो केस लॉज है वो रिलेवेंट है, पर मैक्सिमम 1 मार्क कटेगा आपका अगर केस लॉ का नाम आपको याद नहीं, वो भी अगर क्वेश्चन ने पूछा है केस लॉ का नाम तो, इसलिए आपको केस लॉ का हेडेक लेने की जरूरत नहीं इंडायरेक्ट टैक्स लॉ के अंदर बेटा। ओके, आइए सर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 का ए, मिस्टर अनंत कुमार गुप्ता सेल्फ असेस्ड हिज टैक्स लायबिलिटी फॉर रुपीज 90,000 फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल बट फेल्ड टू मेक द पेमेंट। उसने सेल्फ असेस किया टैक्स लायबिलिटी 90,000 रुपये का, बट वो पे करने में फेल हो गया बेटा। सब्सिक्वेंटली द डिपार्टमेंट इनिशिएटेड पिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट मिस्टर अनंत कुमार गुप्ता फॉर रिकवरी ऑफ पेनल्टी अंडर सेक्शन नंबर 73। ओके, पिनल प्रोसीडिंग शुरू कर दी डिपार्टमेंट ने फॉर रिकवरी ऑफ पेनल्टी अंडर सेक्शन नंबर 73 फॉर फेलियर टू पे द जीएसटी एंड इश्यूड द शो कॉज नोटिस ऑन 10th of August, okay, which was received by Mr. अनंत कुमार गुप्ता on 14th of August। ओके, 14th August को उसको शो कॉज नोटिस रिसीव हो गया। मिस्टर अनंत कुमार गुप्ता डिपॉजिटेड द टैक्स अलोंग विद इंटरेस्ट ऑन 25th of August, विद इन 30 days उसने जमा करा दिया टैक्स का अमाउंट अलोंग विद इंटरेस्ट एंड इन्फॉर्म द डिपार्टमेंट ऑन द सेम डेट। ओके, the department is contending that he is liable to pay a penalty of rupees 45,000 which is 50% of tax amount, 90,000 का 50% 45,000 बेटा। Examine the correctness of the stand taken by the department with reference to the provisions of the GST law बेटा। माहौल सरकार सेक्शन नंबर 73 बोलता है क्या, पेनल्टी कितना चार्ज होता है बेटा, सर 10% ऑफ द टैक्स इन्वॉल्व और रुपीज 10,000 whichever is higher, the maximum amount of penalty can be 10% of tax involved or rupees 10,000 whichever is higher। तो 10% of टैक्स का अमाउंट था 90,000, उसका 10% कितना होता है 9,000 और 10,000 whichever is higher, तो 10,000 कैन बी द मैक्सिमम पेनल्टी। पर अगर शोकोज नोटिस सर्व होने से पहले या शोकोज नोटिस सर्व होने के 30 days के अंदर आप पूरा टैक्स पे कर देते हो विद इंटरेस्ट, देन नो पेनल्टी विल बी चार्ज, इट विल बी वेव्ड। पर उसका एक एक्सेप्शन है बेटा, और एक्सेप्शन दिया है सेक्शन नंबर 73 सबसेक्शन 11 ने, और वो बोलता है क्या, अगर आपने सेल्फ असेसमेंट करके टैक्स कलेक्ट कर लिया कस्टमर से और वो डिपॉजिट नहीं कराया आपने विद इन 30 days आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स, और अप्रैल मंथ का लायबिलिटी था बेटा, ये अप्रैल मंथ का लायबिलिटी आपको पे करना था कब तक बेटा, सर 20 मई तक, और 20 मई के बाद सर 30 दिन का वक्त दिया था बेटा आपको, पर आपने पे नहीं किया बेटा, सर 25 अगस्त को आपने पे किया बेटा। तो ऐसे केस में अगर आपने सेल्फ असेस करके टैक्स कलेक्ट कर लिया कस्टमर से और 30 days
एक्सपायर हो गए बिफोर आफ्टर ड्यू डेट से 30 दिन निकल गए, तो उसके बाद अगर भले ही शोकोस नोटिस सर्व हो गया और उसके 30 दिन के अंदर आपने पे कर दिया, या फिर मैं कह रहा हूँ शोकोस से पहले ही आपने पे कर दिया पूरा टैक्स विद इंटरेस्ट, तो भी पेनल्टी पे करना पड़ेगा और आपको पेनल्टी से वेवर नहीं मिलेगा बेटा। तो सर आरसीसी जो बोल रहा है कि पेनल्टी नहीं लगेगा, पहली बात तो पेनल्टी लगेगा। सेकंड थिंग, यहाँ डिपार्टमेंट भी गलत है, पेनल्टी लगेगा बट सेक्शन नंबर 73 में मैक्सिमम पेनल्टी कैन बी 10% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व, जो ₹9,000 और ₹10,000 विच इज हायर, तो मैक्सिमम पेनल्टी कैन बी 10,000 नॉट तो 50,000 बेटा। हाँ है ना, तो डिपार्टमेंट का कंडीशन पेनल्टी लेने का सही है पर अमाउंट ऑफ पेनल्टी गलत है, मैक्सिमम 10,000 पेनल्टी कैन बी कलेक्टेड बाय द डिपार्टमेंट बेटा। आइए सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का बी पॉइंट माहौल। सर सेम क्वेश्चन बेटा, इस पॉइंट के कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ गए सर, ये आरटीपी में दे रखा है, सेम यहाँ पे भी दे रखा है, जो ए पॉइंट था बेटा वो। आइए बी क्वेश्चन, Mr. A had filed an appeal before the appellate tribunal against the order of appellate authority. Okay, appellate authority के against appellate tribunal चला गया बेटा। Where the issue involved relates to place of supply। बेटा आपको पता है अगर प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड मैटर अगर होता है तो अपीलेट अथॉरिटी के अगेंस्ट अगर आपको अपील करनी है तो सर आप अपीलेट ट्रिब्यूनल जाएंगे, बट नेशनल बेंच या रीजनल बेंच के पास जाएंगे, स्टेट बेंच या एरिया बेंच नहीं जाएंगे। कहाँ जाएंगे बेटा? सर नेशनल बेंच या रीजनल बेंच। ओके, तो वहां आप गए होंगे सब। द ऑर्डर ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल इज ऑल्सो इन द फेवर ऑफ डिपार्टमेंट। ओ हो एसएससी को दुख हो रहा है बेटा। मिस्टर ए नाउ वांट्स टू फाइल एन अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द अपीलेट अथॉरिटी एज ही फील्स दैट द स्टैंड टेकन बाय हिम इज करेक्ट। एसएससी को लगता है मैं सही हूं, मेरे साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है, वो इसके अगेंस्ट अपील फाइल करना चाहता है। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस हिम सुटेबली विद रिगार्ड टू फाइलिंग ऑफ एन अपील बिफोर द अपीलेट फोरम हायर देन द अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो सरकार आपको बताया क्या सर, प्लेस ऑफ सप्लाई का इशू था तो नेशनल बेंच या रीजनल बेंच के पास आप गए होंगे, और नेशनल बेंच या रीजनल बेंच के अगेंस्ट अगर आपको जाना है तो यू विल नॉट मूव टू हाई कोर्ट, यू विल डायरेक्टली मूव टू सुप्रीम कोर्ट। आपकी अपील डायरेक्ट कहाँ जाएगी बेटा? सुप्रीम कोर्ट जाएगी, हाई कोर्ट नहीं जाएगी। क्लियर? यू कैन नॉट गो टू हाई कोर्ट अगेंस्ट द ऑर्डर पास्ड बाय नेशनल बेंच ऑफ, सर नेशनल बेंच ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल बेटा। हाँ है ना बेटा? तो सर कहाँ जाएंगे हम? हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे बेटा। भारत माता की जय। आइए सरकार क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी देखिए क्या लिखा है बेटा। एक्मे सेल्स इंपोर्ट्स वर बीइंग प्रोविजनली असेस्ड पेंडिंग अ वेरिफिकेशन दैट डिपार्टमेंट वाज कैरिंग आउट। ओके, एक्मे सेल्स ने क्या किया? कुछ गुड्स इंपोर्ट किया जिसका प्रोविजनल असेसमेंट हुआ, डिपार्टमेंट की तरफ से वेरिफिकेशन कुछ पेंडिंग था बेटा, इसलिए उन्होंने प्रोविजनल असेसमेंट कर दिया साहब। अपॉन कंप्लीशन ऑफ द वेरिफिकेशन द असेसमेंट वाज फाइनलाइज्ड। ओके, वेरिफिकेशन हो गया, असेसमेंट फाइनलाइज हो गया बेटा। एंड एक्मे सेल्स वाज आस्क्ड टू पे ₹12 लाख विच इट पेड। ओके, डिफरेंस अमाउंट ऑफ टैक्स 12 लाख रुपी इसने पे कर दिया बेटा। प्रोविजनल असेसमेंट हुआ, ड्यूटी एक बार पे किया होगा प्रोविजनली, फिर फाइनल असेसमेंट हो गया वेरिफिकेशन होने के बाद, और फाइनली ड्यूटी का अमाउंट निकला कितना? डिफरेंस अमाउंट ऑफ टैक्स 12 लाख जो इसने पे कर दिया बेटा। आफ्टर 6 months, ओके, upon detailed scrutiny of the verification report and taking legal opinion on it, Acme Sales filed a claim for refund of ₹8 lakhs on the ground that the differential amount should be ₹4 lakh only। अच्छा सर 6 महीने बाद इसको समझ में आया कि मेरे को डिफरेंस अमाउंट ऑफ टैक्स केवल 4 लाख देना था, 12 लाख नहीं। तो इसने क्या किया? 8 लाख के लिए डायरेक्ट रिफंड क्लेम कर लिया। ओके, वाह सर। एंड देयर वर फैक्चुअल एरर्स इन द वेरिफिकेशन रिपोर्ट, ये बोलता है बेटा। ओके, इज दिस द करेक्ट मोड ऑफ रिड्रेसल फॉर द एक्मे सेल्स? व्हाट विल बी द लाइकली आउटकम ऑफ द क्लेम? डिस्कस ऑन द बेसिस ऑफ केस लॉ इफ एनी। ओके बच्चों, वैसे ये देखा जाए तो अपील वाला मैटर बेटा, पर फिर भी तुम्हें समझाता हूँ बच्चों में, कस्टम्स की अपील सीए फाइनल की कोर्स में नहीं आती है। सर आपको बताता हूँ मैं कि कभी भी प्रोविजनल असेसमेंट जब आपने कराया, फिर गवर्नमेंट ने वेरिफिकेशन पूरा किया, उसके बाद फाइनल असेसमेंट जब होता है, तो फाइनल असेसमेंट का जब ऑर्डर पास हो गया और अगर आपको लगता है फाइनल असेसमेंट एक्सेप्टेबल नहीं है, तो रेमेडी आपके पास है क्या? यू कैन फाइल एन अपील अगेंस्ट सच एन ऑर्डर बेटा। इस ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील फाइल कर सकते हो। और आपको पता है कस्टम्स का अपील वाला सिस्टम आपके सिलेबस में नहीं आता है, पर आपको बताता हूँ नॉलेज के लिए, क्योंकि क्वेश्चन आईसीए ने आप पूछ लिया है। वैसे आपको नहीं पूछना चाहिए एग्जाम्स के लिए बेटा, एमटीपी में गलती से पूछ लिया होगा इन्होंने। सर अपील जो फाइल करनी होती है विद इन 60 डेज फाइल करनी पड़ती है बेटा। जिस दिन उस ऑर्डर जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी था उसने जब ऑर्डर पास किया, ऑर्डर सर्व किया, उसके 60 डेज के अंदर आपको अपीलेट अथॉरिटी को अपील फाइल करनी थी बेटा। और 6 महीने निकल गए,
अब आप आए और रिफंड लेके डायरेक्ट बेटा, नहीं सर, आपको जो रेमेडी अवेलेबल थी वो अपील के थ्रू थी, वो भी 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर, और 60 दिन निकल चुके, आपने अपील फाइल नहीं करी, अब आपकी अपील टाइम बार हो जाएगी, तो आपने क्या किया बेटा, अपील तो फाइल कर नहीं पाओगे, तो आपने बैकडोर अपनाया बेटा। बैकडोर क्या है, डायरेक्ट रिफंड क्लेम कर लो। अरे भाई, रिफंड क्लेम कब मिलता है, जब आप केस जीत जाओगे। अपील होती तो केस होता, अपील में आप जीतते तो रिफंड की बात आती, फिर आप रिफंड के लिए अप्लाई करते, फिर रिफंड मिलता। सो देयर इज नो बैकडोर एंट्री। तो ऐसे केस में अब आपको कोई रिफंड का रेमेडी अवेलेबल नहीं है, और ऐसे केस में आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा बेटा। क्लियर, समझे मेरी बात। सर, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था इन केस ऑफ प्रिया ब्लू इंडस्ट्रीज लिमिटेड 2004 में बेटा। सर, और उसमें बोला क्या, आपको अपील फाइल करनी थी और अपील फाइल करने का टाइम निकल गया है, अब आप अपील फाइल नहीं कर पाएंगे और डायरेक्ट रिफंड के ऑर्डर को हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऐसे केस में एसएससी केस हार गया, डिपार्टमेंट केस जीत गया, और ऐसे केस में कोई एसएससी को रिफंड नहीं मिलेगा बेटा। क्लियर, डन। वैसे ये टॉपिक अपील अंडर कस्टम का है, जो गलती से क्वेश्चन एमटीपी में पूछ लिया बेटा। अपील अंडर कस्टम आपके सिलेबस में नहीं आता बेटा। ओके सरकार, आइए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 माहौल, लास्ट क्वेश्चन ऑफ एमटीपी, उसका पार्ट ए, व्हेन इज एन ई वे बिल रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड बेटा। अरे वाह, रूल नंबर 138 सब रूल नंबर 1 क्या बोलता है सर, एवरी पर्सन, every registered person who causes movement of the goods of consignment value exceeding rupees 50,000 is required to generate part A of the e-way bill। भले वो मूवमेंट जो हो रहा है फॉर द पर्पज ऑफ सप्लाई हो रहा है, भले ही अदर दिन सप्लाई हो रहा है, या अनरजिस्टर्ड पर्सन से रजिस्टर्ड पर्सन ने परचेज किया उसकी वजह से मूवमेंट हो रहा है। क्लियर, एक्सीडिंग 50,000 अगर वैल्यू होगा तो ई-वे बिल इशू करना कंपलसरी है बेटा। क्लियर, और हाँ ध्यान रखिएगा बेटा सर, दो केस कौन से बेटा, एक तो आपने अगर जॉब वर्कर के यहाँ गुड्स भेजा है, सुनना बच्चों ध्यान से, सर प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर के यहाँ गुड्स भेजा है और जॉब वर्कर किसी और स्टेट में है, जिस स्टेट में प्रिंसिपल है उस स्टेट में नहीं है, किसी और स्टेट में, मतलब इंटर स्टेट मूवमेंट किया है गुड्स का प्रिंसिपल ने फॉर डिलीवरी टू जॉब वर्कर। तो ऐसे केस में ऑल द गुड्स की वैल्यू 50,000 क्रॉस नहीं करी, फिर भी आपको ई-वे बिल इशू करना कंपलसरी है। और सेकंड एक्सेप्शन, हैंडीक्राफ्ट गुड्स, ऐसा पर्सन इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है हैंडीक्राफ्ट गुड्स को जिसको रजिस्ट्रेशन के लिए एग्जिबिशन दिया हुआ है, क्योंकि इंटर स्टेट सप्लाई करने में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। पर हैंडीक्राफ्ट गुड्स के केस में इंटर स्टेट सप्लाई अगर आप करते हो तो भी आपको जो जनरल एग्जिबिशन बेनिफिट है 20 का वो मिलेगा बेटा, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं है। अब ऐसे लोग अगर इंटरस्टेट मूवमेंट करते किसका, हैंडीक्राफ्ट गुड्स का, तो ऐसे केस में उनको इररेस्पेक्टिव वैल्यू ई-वे बिल इशू करना कंपलसरी बेटा। और हाँ ध्यान रखिएगा, बाय रोड अगर ट्रांसपोर्ट करते हो तो बिफोर कमेंसमेंट ऑफ मूवमेंट ई-वे बिल पार्ट ए प्लस पार्ट बी इशू ना कंपलसरी है। पर हाँ बाय एयर या बाय रेलवे अगर आपने गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन किया है या बाय वाटर, तो ऐसे केस में इवन आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ द गुड्स आप पार्ट बी बना सकते हो बेटा। पार्ट ए पहले बना देना, पार्ट बी बाद में बना देना बेटा। क्लियर, डन। सर आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज अंडर सेक्शन नंबर 65, इंटरनल ऑडिट बाय द डिपार्टमेंट बेटा, एंड स्पेशल ऑडिट अंडर सेक्शन नंबर 66 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। याद है सीए या कॉस्ट अकाउंटेंट, सर सेक्शन नंबर 65 इज द ऑडिट बाय द डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंटल ऑफिसर आपके पास यहाँ पे आएंगे और ऑडिट करेंगे बेटा। एसएससी को वो सेलेक्ट करता है ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क इवैल्यूएशन सिस्टम। कमिश्नर की डायरेक्शन पे ये ऑडिट होती है बाय द कमिश्नर या एनी अदर ऑथराइज्ड ऑफिसर बेटा। ये ऑडिट आपको कंप्लीट करनी पड़ती है विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट, और कमीशन चाहे तो आपको 3 महीने में कंप्लीट करनी पड़ती है, और कमीशन चाहे तो आपको 6 महीने का वक्त और दे सकता है ऑडिट पार्टी को बेटा। 3 मंथ प्लस 6 मंथ का टाइम हो गया बेटा। और हाँ अगर स्पेशल ऑडिट की बात करूं मैं आपसे अंडर सेक्शन नंबर 66, तो दिस इज द ऑडिट, ये आपको करानी पड़ेगी कब, अगर असिस्टेंट कमिश्नर या उसके अबव रैंक वाले ऑफिसर को ऐसा लगता है कि आपने जो वैल्यू डिक्लेयर करी वो सही नहीं है, या आपने आईटीसी जो क्लेम किया वो सर बहुत ज़्यादा क्लेम किया है, मतलब नॉर्मल लिमिट की से बहुत ज़्यादा क्लेम किया आपने, गड़बड़ है सर। तो आईटीसी या वैल्यूएशन में कोई गड़बड़ है, उसको लगता है कि मामला गड़बड़ है इन दोनों फील्ड में, वैल्यूएशन या आईटीसी में, तो ऐसे केस में आफ्टर टेकिंग प्रायर परमिशन ऑफ द कमिश्नर वो आपको स्पेशल ऑडिट का ऑर्डर दे सकता है, जो ऑडिट आपको करानी पड़ेगी फ्रॉम अ कॉस्ट अकाउंटेंट और अ चार्टर्ड अकाउंटेंट विच इज नॉमिनेटेड बाय द कमिश्नर, और कमिश्नर अपॉइंट करेगा उस सीए को या कॉस्ट अकाउंटेंट को, वो आपके यहाँ पे आएगा और वो ऑडिट पूरा करेगा सर। और ये ऑडिट उसको पूरा करना पड़ता है विद इन 90 डेज प्लस असिस्टेंट कमिश्नर चाहे तो उसको फर्दर 90 डेज का और टाइम दे सकता है बेटा। 90 डेज प्लस 90 डेज का वक्त मिल गया अंडर सेक्शन नंबर 66। क्लियर, तो ये बेसिक पॉइंट हो गया किसके लिए सर, ऑडिट जो
ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटी होता है अंडर सेक्शन 65 और 66 सेक्शन के अंदर स्पेशल ऑडिट बाय सीए या कॉस्ट अकाउंटेंट हु आर अपॉइंटेड बाय कमिश्नर ऑन द सर एट द रिक्वेस्ट ऑफ द असिस्टेंट कमिश्नर। बेटा क्लियर, डन। आइए क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट, लास्ट पॉइंट है, एन्यूमरेट वेरियस मैटर्स इन रेस्पेक्ट टू विच पॉलिसीज और रेगुलेशंस आर फ्रेम्ड इन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। तो किन किन पॉलिसीज और फ्रेमवर्क के लिए सर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनता है? सबसे पहले गवर्निंग एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, हाँ है ना। सेकंड सर आप पॉलिसीज अपने पढ़ी बेटा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में, उनका सबका नाम ले लो बेटा। फर्स्ट सर अगर आप कोई भी गुड्स एक्सपोर्ट करते हो तो एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स को प्रमोट करने के लिए मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम दिया, सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम दिया बेटा इन्होंने, क्लियर। तो उसको गवर्न करने के लिए एफटीपी बनाया बेटा। सेकंड सर देन एडवांस ऑथराइजेशन, अगर आपको इंपोर्ट ऑफ गुड्स करना है विदाउट पेमेंट ऑफ कस्टम्स तो सर आपको एडवांस ऑथराइजेशन दिया बेटा। सर ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन स्कीम, ड्यूटी रेमिशन स्कीम एंड ड्यूटी एग्जीबिशन स्कीम दिया बेटा आपको, हाँ है ना बेटा। देन मतलब इनको गवर्न करने के लिए एफटीपी बनाया गया बेटा। देन एपीसी स्कीम बेटा, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम टू इंपोर्ट द कैपिटल गुड्स विदाउट पेमेंट ऑफ कस्टम्स, और एपीसी स्कीम हो या एडवांस ऑथराइजेशन बेटा, अगर आपने डोमेस्टिक मार्केट से परचेज किया तो भी इन स्कीम का आपको बेनिफिट मिलेगा। प्लस देन दे रखा आपको क्या, डिम्ड एक्सपोर्ट के बेनिफिट, क्लियर। डिम्ड एक्सपोर्ट को गवर्न करने के लिए, उसको डिफाइन करने के लिए, देन स्पेशल इकोनॉमिक जोन की यूनिट या डेवलपर को गुड सप्लाई किया है या उसके प्रोविजंस गवर्न करने के लिए, और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, फ्री ट्रेड एंड वेयरहाउसिंग जोन, बायोटेक्नोलॉजी पार्क एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क एंड इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर एंड टेक्नोलॉजी पार्क यूनिट को गवर्न करने के लिए इन्होंने एफटीपी को बनाया गया बेटा, हाँ है ना बच्चों। तो ऑल दिस पॉइंट आर कवर्ड अंडर एफटीपी, ये सब आपको लिखना है बेटा इसके अंदर, क्लियर। बस हेडिंग देना है बेटा आपको इसका। भारत माता की जय। पूरा मॉक टेस्ट पेपर खत्म होता है अब। सर लोग तो दुआएं कर रहे हैं सर एग्जाम में भी ऐसा पेपर आ जाए, काश सर ऐसा ही आएगा। मैं तो कह रहा हूँ इससे भी इजी आएगा, बस आप पढ़ाई करिए अच्छे से। एंड सर बी फोकस्ड ऑन योर स्टडीज, ध्यान रखिए सर आपको आपका एम पता होना चाहिए। आपने बचपन में सुना होगा या आपने लॉकडाउन में भी अगर महाभारत देखी हो या आपने कभी सुना हो तो उसमें देखा होगा अर्जुन के गुरु जब सारे उनके स्टूडेंट्स का जब टेस्ट ले रहे थे, जब वो तीर चलाना सिखा रहे थे तो अर्जुन से पूछा, अर्जुन तेरे को क्या दिख रहा है? तो अर्जुन ने क्या बोला, मेरे को चिड़िया की आंख दिख रही है जहां तीर लगाना है। बस उसको बाहर क्या है, दूसरी क्या चीज़ है उसको दिख नहीं रहा सर। तो आपका भी टारगेट क्या है अभी एग्जाम से, तो आपको केवल वो दिखना चाहिए, मेरे को एग्जाम क्रैक करना है बस। बाकी पंचायती में दिमाग मत लगाना बेटा आप लोग। बी फोकस्ड ऑन योर स्टडीज, हार्ड वर्क करते रहिए बेटा, आपको हार्ड वर्क करने से कोई रोक नहीं सकता बेटा, क्लियर। एंड ध्यान रखना बेटा, जो लोग सच्चे दिल से मेहनत करते हैं, दिल लगा के मेहनत करते हैं और खुश रह के पढ़ते हैं, उनका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव रहेगा बेटा। और माहौल, आप जिंदगी में हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे अगर आप पॉजिटिव रहते हो तो बेटा, क्लियर। ध्यान रखना बेटा, डिग्री इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट द एंटायर लाइफ, पर यस योर हैप्पीनेस, योर फैमिली इज द एंटायर लाइफ। ओके, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ते रहिए बेटा। माहौल सर, जय महाकाल। थैंक यू सो मच, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।